बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं हमजा से पूछ रही थी कि हमजा, आप भी क्या गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं? बल्कि बहुत सारे लोग हम में से गूगल मैप का सहारा लेते हैं। आजकल तो हम पूछते नहीं है किसी से, हम कहते हैं कि जी लोकेशन सेंड कर दे, हम वहां पर पहुंच जाएंगे उस मकाम पर। बिल्कुल ऐसा ही है, फायदा ही होता है। लेकिन मतलब अगर हमजा शादी के दिन कम से कम ये इस्तेमाल कर लेते गूगल मैप, तो मेरे ख्याल में जो फायदा इन्हें शादी की सूरत में, बेगम की सूरत में हासिल है, वो ना होता। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। कोलंपुर में एक शादी होने जा रही थी एक फैमिली की, तो दूल्हा वालों ने क्या किया कि गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए लोकेशन पिन डाली है और जो गूगल मैप ने एड्रेस बताया है, वो बारात जो है पूरी की पूरी कारवां जो है वो वहां पर पहुंच गया है। ठीक है, वहां पर जब पहुंचे हैं तो बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, क्योंकि शादी का ऑलरेडी बारात का इंतजार किया जा रहा था दूल्हे वालों का। लड़की वालों ने कहा कि जी कि हमारा दूल्हा आ गया, फैमिली दूल्हा आ गया, और उन्होंने बाकायदा बड़े अच्छे से पुरतपाक इस्तकबाल किया, तोहफे तोहाइफ दिए गए। थोड़ी देर के बाद जो है वो पता चला कि यहाँ पर तो मंगनी की तकरीब हो रही है। मतलब उससे पहले किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। वो मंगनी की तकरीब, वो गलत जगह पर पहुंच गए। गूगल मैप ने किसी और की दुल्हनिया के घर पे दूल्हा साहब को पहुंचा दिया। और शुक्र ये रहा कि शादी नहीं हुई, पता पहले ही चल गया शादी नहीं हुई है। फिर उन्होंने जब चेक किया, रिश्तेदारों ने, दूल्हे की बैड लक है या गुड लक है, पता लग गया। गुड लक, दुल्हन की मेरे ख्याल में गुड लक थी कि वो बच गई। अच्छा, वैसे दोनों ही जो है ना इस सूरत में कह रहे होंगे, आज जब शादी हो गई होगी, दोनों कह रहे होंगे काश हम गलती पहुंचे होते, काश पता ना लगा होता। ये हमजा दिल की बात कह रहे हैं, घर वाले अगर सुन रहे हैं तो उस पर गौर करें। तुम घर में लड़ाई ना कराओ, लेकिन मामला ये है कि गूगल मैप जो है, आप जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं, इससे हमें ये पता लगा कि आपको फिर भी अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि क्या डायरेक्शंस दुरुस्त सम्त में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, क्योंकि इंटरनेट का मामला भी है। और थोड़ा सा ये एक इस तरह का एक, अगर आप ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलती हो सकती है, तो इस गलती से बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करें और गलत जगह पर ना पहुंच जाएं, खास तौर पे शादी वाले दिन। शादी वाले दिन तो बिल्कुल भी ना पहुंचे। मैंने घर वालों को भी मुतंबा किया है हमजा के, तो मेरे ख्याल में वो भी हो गए होंगे कि जी हमजा के ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि शादी हो जाने के बाद इंसान यही सोचता है काश मैं गलत जगह ही पहुंच चुका होता। नहीं, ऐसा शादी हो जाए, बात को यहीं पे रोक देते हैं। सबसे पहले इशाल बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि अब आपको लाहौर शहर में खुसूसी तौर पर बाहर निकलते हुए खौफ आना शुरू हो गया है। इतनी शरह ऊपर जा रही है और फिर मुकम्मल लॉकडाउन की बातें अब अवाम की जानिब से भी की जा रही हैं कि खुदारा मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए। क्योंकि जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं वो यही चाहते हैं कि अब मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए। और अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता है तो आप सोचें कि लोगों के घर के चूल्हे कैसे चलेंगे। इसलिए एहतियात जो है वो करें ताकि हमें मुकम्मल लॉकडाउन पे ना जाना पड़े। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। मुल्क में आलमी वबा की ये तीसरी लहर जो है, इसका फैलाव हमें किसी सूरत भी कम होता नजर नहीं आ रहा। मुल्क इसमें मुसलसल जो है वो कई रोज से 5000 से जायद अफराद जो है वो कोविड की तशखीस हो रही है मुल्क में, जबकि हलाकतें अगर देखें तो 100 के करीब पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें तो यही ट्रेंड नजर आ रहा था। अब कल का रोज था, अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो केसेस फिर कोई 4500 के करीब आए हैं और जो अमवात हैं वो भी कम हुई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब वीकेंड खत्म होकर आगे मामला चलेंगे तो सूरत हाल क्या बनती है। भारत की हम बात कर लेते हैं, 1,70,000 जो हैं वहाँ पर केसेस सामने आए हैं और जो एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं इस पूरी लहर के दौरान। वो बिल्कुल हमारे साथ, हमारा हमसाया मुल्क है, तकरीबन मौसम भी एक जैसा है, सूरत हाल भी एक जैसी है। हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह इशाल ये बात कर रही हैं कि मईशत पर जो नुकसान पहुँचता है, ज़ख्म पहुँचती है, वो बहुत ही ख़तरनाक होती चली जाती है। और अब ऐसा भी नहीं है इशाल, मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो मास्क पहन रहे हैं, फिर भी शरह इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही, क्योंकि मेरे ख्याल में हमजा हम लोग सिर्फ मास्क पहनते हैं, उसके जो साथ दूसरी एहतियात हैं, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइज करना, हम वो नहीं करते। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बीच में खत्म होकर रह गई है, हम उस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये शरह बढ़ती जा रही है। हमारे अगर हमने देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी गाड़ियाँ जो हैं उनमें भी कहा गया था कि 50% जो है आप मुसाफिर बिठा सकते हैं। ऐसा नजर नहीं आता। रिक्शा ही देख लें तो वहाँ पर लोग बेचारे मजबूर हैं, उन्होंने उस पर सफर करना। खैर, ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर
वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैलाव पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। जो हम बातें कर रहे हैं वो भी हमें उधर से ही मालूम हो रही हैं कि वो भी खासे परेशान हैं। उनका कहना था कि 15% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में इक़दामात मज़ीद सख्त करना होंगे और पंजाब में तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब बहुत ही गंभीर है। एनसीओसी इजलास में तजावीज़ पेश की गई थी, मतलब की जाएंगी भी कुछ। दूसरी जानिब लाहौर शहर में अगर देखें तो कोरोना की सूरत हाल भी बेकाबू है। शहर के अस्पतालों में तमाम वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह जो है 19% पर पहुँच चुकी है। इस सूरत हाल को देखते हुए लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की गई है और न सिर्फ तजावीज़ वहाँ पर दी जा रही हैं, अवाम भी अब यही कहती नज़र आती है कि मुकम्मल लॉकडाउन पर हमें जाना चाहिए ताकि हमारे बड़े बच्चे सब महफूज रह सकें। अच्छा, अवाम ये कह रहे हैं, वाकई सोशल मीडिया पर अब ये ट्रेंड ज़रूर मौजूद है कि हमें चले जाना चाहिए लॉकडाउन की जानिब, लेकिन हम क्यों एहतियात करने को तैयार नहीं है? हम गैदरिंग्स में अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, मास्क का इस्तेमाल शायद इसलिए भी बढ़ गया होगा क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो FIR काटी जाती है, जुर्माने किए जा रहे हैं, सख्त कार्रवाई की जा रही है। शायद ये रीज़न हो सकती है कि हमें लोग जो हैं अपनी गाड़ियों में भी नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन हम गैदरिंग्स में जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टीज़ कर रहे हैं, हम वीकेंड के ऊपर जो है बाकी जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उसका भी हिस्सा बन रहे हैं। हमारे एक अजीज हमजा, उनकी मदर शादी पे ही गई हैं और शादी पे सिर्फ वो जो मेल मुलाकात होता है, बुजुर्गों का एक हमारे बुजुर्गों की आदत होती है कि वो बड़े करीब से प्यार देते हैं या बहुत करीब से मिलते हैं, वो उस वजह से कोई कोरोना पेशेंट वहाँ पर मौजूद था जिससे इन्फेक्ट हुई हैं और वो इस वक्त काफ़ी मतलब स्वेयर कंडीशन में है। मतलब ये आप सिर्फ शादी पे, आप खुशियों में शरीक होने के लिए गए हैं लेकिन आप वहाँ से कोरोना वायरस लेकर वापस आए हैं तोहफे की सूरत में, तो गैदरिंग्स जो हैं वो कम से कम हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, मैरिज हॉल्स पे पाबंदी लग चुकी है, शादी हॉल्स बंद हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने तकरीबात अपने घरों पर महदूद कर दी। हमने घरों में लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, शादी की तकरीबात रख ली हैं, कोई अपने फार्म हाउसेस पे रख रहा है, कोई अपने लॉन पे रख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वहां पर नहीं आएगा, कोरोना तो वहां पर भी आ जाएगा। जहां पर आपको मौका मिल रहा है ना कि आपका कोई जानने वाला है वो फार्म हाउस में अगर कर सकता है, आप अरेंज कर सकते हैं तो आप वहां पर चले जाते हैं। खैर, NCOC को जो है तजावीज़ दी जाएंगी कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, इस हवाले से बात कर लेंगे। डॉक्टर नौशीन आमिर साथ मौजूद है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम अब शायद SOPs पर पहले से बेहतर अमल दरामद कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा होता है, देखने में लग रहा होता है, लेकिन फिर भी जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इसकी वजह क्या लग रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं, शादी हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, मार्केट प्लेसेस को लिमिट कर दिया गया। पिछली वेव जो अभी थर्ड वेव शुरू हुई है, इसमें मैं समझती हूँ कि मेन के कॉज जो था वो ये स्कूल्स और शादियों का वेडिंग सीजन था, मगर इनके बंद करने के बाद भी अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें काबू में नहीं आ रही हैं, तो उसकी वही वजह जो अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी कि लोग सोशलाइजिंग से बाज नहीं आ रहे हैं और हर जगह पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो सियासी गैदरिंग्स हैं, अभी आपके सामने एक इलेक्शन हुआ है, इसी तरह से बाकी भी सियासी गैदरिंग्स जो है वो भी हम टीवी के ऊपर रोज देखते हैं कि हो रही होती हैं और SOPs उसके अंदर भी हमें नजर नहीं आ रहे होते। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि हमारे जो सोशल फैब्रिक है, हमारे जो अर्बन स्लम्स हैं, ये बड़े शहरों में इस वक्त हमें ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं। पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद, तो यहाँ पर बहुत सारी वो कच्ची आबादियां और इस किस्म के लोकेलिटीज हैं जहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं, गलियों में कई 100 लोग रहते हैं। ऐसा ही है। तो ये इतनी प्रॉक्सिमिटी है कि इसके अंदर मैं समझती हूँ कि लोग मेल जोल जो है वो अभी भी नहीं रुका। अगर रुका होता तो डेफिनेटली आपको एक फर्क नजर आता। इसी तरह ट्रैवलिंग भी। जी जी, नौशीन साहिबा, हम देख रहे हैं कि आपने जैसा कि खुद भी अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि हम लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका भी हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है वो ये है कि वेंटिलेटर्स भी कम हो रहे हैं, ICUs में बेड्स मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। वो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हुकूमत कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, ये दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ नए वेंटिलेटर्स और कुछ ऑक्सीजन बेड्स ऐड भी किए गए हैं, पर वो बर्डन इतनी तेजी से आ रहा है। अब इसके लिए ज़ाहिर है थोड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एंगेज किया जाएगा। जो हेल्थ कार्ड्स हैं उसके ऊपर कोरोना की फैसिलिटी के ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा। और आपको पता है कि हेल्थ कार्ड्स के ऊपर जो है ये तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैं पैनल के ऊपर, तो वो उस फैसिलिटी को भी यूज कर सकते हैं।
हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है और जिस तरीके से भी हो सकता है हम कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, हमें ये भी बता दीजिएगा कि पंजाब की जानिब से अब ये तजावीज़ सामने आ रही हैं कि जो शहर हैं जिनमें 15% से ज़्यादा शरह आ गई है मुस्बत केसेस की, वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन NCOC से जो है इसके ऊपर हतमी राय ली जाएगी या मंजूरी ली जाएगी। लेकिन क्या सूबे तो खुद मुख्तार नहीं है ऐसे फैसले करने के लिए? NCOC के पास उनको क्यों जाना पड़ेगा जब लग रहा है लाहौर में सूरत हाल ख़राब है, 19% पर शरह पहुँच गई है, खुद से पंजाब हुकूमत फैसला नहीं कर सकती? जी बिल्कुल। देखिए NCOC भी जो देती है वो एक एडवाइस होती है, वो चूँकि उसके पास पूरे मुल्क का डाटा होता है, डेली बेसिस के ऊपर आपके पूरे मुल्क से जितने भी केसेस जिस जगह पर होते हैं, कौन से शहर, कौन से एरियाज, वो सारा डाटा NCOC के पास आता है। इवन पंजाब का भी सारा डाटा कि कौन से शहर जो है वहाँ पे ज़्यादा इस वक्त फैलाव है, कहाँ पर हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है, सारी तो मैं समझती हूँ कि ये बेसिक डिसीजन तो जाहिर सूबों का ही है, मगर एडवाइस NCOC की मैटर करती है क्योंकि वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स बैठे होते हैं और जो प्रोविजन होती है वेंटिलेटर्स की, बेड्स की, ये सारी उसके अंदर NCOC का डायरेक्शंस जो होती हैं उसकी अहमियत होती है। तो जाहिर है वो अपनी एडवाइस देगी, फिर उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो जाहिर सूबे खुद करेंगे। जी ठीक है। मैडम हमें ये भी बता दीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक है और आने वाला है, बस 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, फिर हम जो मर्जी हालात हो जाए, हमने पिछले साल भी ऐसा देखा था कि हम ईद की शॉपिंग के लिए भी निकलते हैं, हम सेलिब्रेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उस हवाले से हुकूमत को ही ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें। क्या फैसले किए जाएंगे अब? जी आज का जो NCOC का जो मीटिंग है वो स्पेशली सिर्फ इस रमज़ान के SOPs और रमज़ान के मुतल्लिक है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला यही फैसले होंगे। मस्जिदें ज़ाहिर टोटली बंद नहीं की जा सकती, मगर उसके अंदर एज लिमिट लगा दी गई है। वहाँ पे जाए नमाजों के लिए जो 3-3 फुट का फासला है उसके ऊपर निशान लगाए जाएंगे और लिमिटेड लोगों को, सिर्फ कुछ बहुत थोड़ी तादाद में लोगों को जो है वो इजाजत दी जाएगी। तो ये सारी डायरेक्शन जो है वो आज फाइनल हो जाएंगी NCOC के इजलास में। सही। तो नौशीन साहिबा, 50 साल से जायद के जो शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के बाद किस उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन खोली जाएगी? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो ज़्यादा तेज़ किया जाए। जी देखिए, ये इंशाल्लाह ताला ईद के फौरी बाद जो है, चूँकि हमारे पास बड़ी तादाद में वैक्सीन जो है वो अप्रैल के महीने में पहुंच रही है, फिर मई के महीने में मजीद हमारे पास बड़ी कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, तो इसलिए डिसाइड यही किया गया है कि ईद के फौरी बाद तमाम लोगों के लिए, तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। तो वो इंशाल्लाह ताला वैक्सीन बड़ी तादाद में मौजूद होगी तो जल्दी से इसका स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। ये 50 साल से जायद वालों के लिए रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, उनको वैक्सीन लगाई कब से जाएगी वो भी ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़। जी मेरा ख्याल है कि ये 60 प्लस का इस वक्त जैसे ही थोड़ा सा हमारा ये कवर हो जाता है 60 प्लस के लोग, तो 1-1.5 हफ्ते तक हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला। तो नौशीन साहिबा, हम वैक्सीन मजीद कब मंगवा रहे हैं? कोई अगली खेप भी हमारी वैक्सीन की आ रही है? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे जो 60 से अबव वाले जो लोग हैं उन्हीं को बड़ी आराम से, बड़ी सुस्त रवि से लग रही है, हम तो इसमें बहुत फिर पीछे रह जाएंगे। कब आ रही है नई खेप? देखें, इस वक्त जो आप प्रोसेस स्लो कह रहे हैं वो तो उसमें कुछ लोगों का भी रोल है कि अभी तक देखें 20 लाख लोगों ने सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कराया था। ये मैं 2 दिन पहले का आपको वीकेंड से पहले का बता रही हूँ। तो इसमें के लोग भी तो सामने, उन 20 लाख में से 11-12 लाख लोगों को लग भी चुकी हुई है। तो जैसे जैसे लोग खुद अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए सामने आए तो स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। हमारे पास ये अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल को 30 लाख कैंसिनो बायो की वैक्सीन आ रही है कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में, जिसको हम यहाँ पे खुद प्रिपेयर करेंगे इंडिविजुअल वैक्सीन में। उसके अलावा 40 लाख जो है वो साइनोफार्म की आ रही है, और फिर मई के महीने में भी हमारे पास काफी मिलियंस ऑफ डोजेस जो है वो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से भी आ रही है। तो इंशाल्लाह सप्लाई की चेन अब चल पड़ी है, मगर लोगों से दरखास्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर कराएं, सामने आएं और वैक्सीन लगवाएं। जी ठीक है मैडम, एक अहम चीज़ है, अब हम सोशल मीडिया को भी अगर देख लें, हम जिन लोगों को जानते हैं, अब आवाम ये बात कर रहे हैं ख़ासतौर पे पंजाब के बड़े शहरों के अंदर कि हमें लॉकडाउन पे चले जाना चाहिए। वज़ीर आज़म कभी भी लॉकडाउन के हामी नहीं रहे हैं। पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगाया गया वज़ीर आज़म उसके हामी नहीं थे, लेकिन मजबूरी बन गई थी लगाया गया। क्या अभी भी जो है लॉकडाउन आखिरी ऑप्शन रखी गई थी, अब हम आखिरी ऑप्शन तक पहुँच चुके हैं? आप ज़ाती तौर पर क्या समझती हैं? देखें जी, असद उमर साहब बार बार इस बात को कह चुके हैं कि अगर हमने केसेस को इसी तरह बढ़ते देखा
और हमें लगा कि इसके अंदर फैलाव में कमी नहीं आ रही है तो मजीद सख्त इकदाम किए जा सकते हैं। देखिए, टोटल लॉकडाउन कभी भी ऑप्शन होती इसलिए नहीं है क्योंकि आप जितने दिन भी लॉकडाउन लगाएंगे और जैसे ही फिर आप उसको उठाएंगे दोबारा से वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जैसा कि हम पहले भी हमने देखा है। तो इसलिए एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को एक नॉर्मल, जिसे कहते हैं स्लो पेस कह लें, मगर एक उसकी मूवमेंट होती रहे तो वो एक बेहतर सोल्यूशन है। पर अगर हालात काबू से बाहर जाते नजर आए तो जाहिर है ये ऑप्शन जो है ये जरूर कंसिडर किया जाएगा। नौशीन साहिबा, फिलहाल जो हफ्ते और इतवार की बंदिश रखी गई है कि हफ्ते और इतवार को तमाम कारोबार भी बंद होते हैं, मराकज़ जो तमाम बंद होते हैं, ये लोगों का कंसर्न बहुत ज़्यादा वो इससे शो करते हैं। सोशल मीडिया पर हम देख लें तो ये बहस चल रही होती है कि क्या कोरोना जो है वो सिर्फ हफ्ते और इतवार को आता है, हमें डेज कम दे दिए गए हैं जिसकी वजह से जो है हम रश हमारे मार्केट्स में बढ़ जाता है। क्या ये भी कोई मामला ज़ेर गौर है, इसको खोला जा सकता है क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक भी है? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर लोग सिर्फ जरूरियात जिंदगी के लिए बाहर निकलेंगे तो ये 5 दिन भी काफी होते हैं। और जिस तरह से कहा गया है कि एसओपीज में कि एक शख्स घर से जाए और अपनी जरूरत जिंदगी खरीदे, मगर वीकेंड्स पे हम ये लोग देखते हैं कि लोग बच्चों को लेके फैमिलीज को रिक्रिएशन के लिए निकलते हैं। ये कुछ थोड़ा सा टाइम टफ है जिसके अंदर हमें रिक्रिएशन को अवॉइड करना होगा। तो सैटरडे संडे को यूजुअली वही लोग निकलते हैं फैमिली के साथ जो एक हॉलिडे मूड में होते हैं और उन्हीं दिनों में आप देखते हैं कि रश भी ज्यादा होते हैं, लोग बिला जरूरत भी पार्क्स में, मार्केट प्लेसेस पे और दूसरी जगहों पे मौजूद होते हैं। तो सिर्फ उस चीज को कर्टेल करने के लिए कि पब्लिक गैदरिंग कम से कम हो और इंटरेक्शन कम से कम हो, ये 2 दिन सिलेक्ट किए गए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको ईद के बाद मजीद तेज़ कर दिया जाएगा और बाकी लोगों के लिए भी जो है वो खोल दी जाएगी। और इशाल, सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम चीज़ यह है कि हम लोगों ने ही एहतियात करनी है। हम अगर ये कहें कि जी कि गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ फैसले किए जाएं, गवर्नमेंट तो फैसले कर रही है, लोग गवर्नमेंट से नाराज भी हैं, ताजिर बरादरी भी गवर्नमेंट से नाराज हो रही है कि आप इतने सख्त फैसले कर रहे हैं। गवर्नमेंट यही कर सकती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अवाम बड़ी नाराज है इससे, गवर्नमेंट से ताजिर बरादरी या बिजनेसमैन तो है ही है नालान, लेकिन अवाम भी बड़ी, अवाम के कंसर्न जो इस हवाले से हमारे सामने आते हैं कि जी देखें क्या हफ्ते इतवार को ही सिर्फ कोरोना बाहर आता है? तो बिल्कुल जैसे डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा ने कहा कि कोरोना जो है वो उस दिन बाहर नहीं आता, लेकिन अवाम बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकलती है वीकेंड मनाने के लिए, इसलिए पाबंदी जो है वो लाजमी है और जरूरी भी है। बिल्कुल ठीक है। इशाल, आगे बढ़ते हैं। एक और जो है अहम फैसला किया गया है और अहम इकदाम उठाया गया है फलाही रियासत की जानिब हुकूमत का, एक और बड़ा कदम है। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम को अब लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर तक जो है वो फैला दिया गया। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम को मरहलावार पूरे मुल्क में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कमज़ोर तबके को ऊपर उठाना रियासत की जिम्मेदारी है। मोबाइल किचन जो ऐप उन्होंने मुतारिफ कराई है, मोबाइल के ज़रिए जो है आपको खाना फराहम किया जाएगा, उसमें मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा, मुस्तहकीन पसमानदा तबके जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ऐसे ही इशाल, ये मामला ये है कि अब उन्होंने कहा कि कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के आगाज़ पर जो है सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस हवाले से और उनको मुबारकबाद भी पेश की गई। ये मामला लंगर खाने से जब हमने पूछा, पिछली बार फैसल जावेद साहब जो थे उनसे बात हुई, उनसे पूछा कि ये उससे मुख्तलिफ कैसे है। उन्होंने ये बताया कि मुख्तलिफ इस तरह से है कि कई लोग लंगर खाने तक पहुँच नहीं पाते, तो फिर ये ट्रक के जरिए जो है उन तक पहुँचाया जाएगा और ये वो लोग जिनके गली मोहल्लों में जा रहा होगा वहाँ पर गरीब अफराद जो हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। 15 से 2000 के करीब लोग जो हैं वो डेली बेसिस पर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। ये वो लोग हैं जो घर पे जिनके खाना मतलब बनाने की उन्हें फैसिलिटी नहीं है, या फिर वो इतने मुस्तहिक हैं कि वो नहीं बना सकते, या फिर वो लंगर खाना नहीं जा सकते, तो गाड़ी के जरिए, ट्रक के जरिए खाना जो है वो उन तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत सारे ममालिक में तो ऐसा होता ही नहीं है, जो भूखे हैं वो भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है कि कोई भूखा ना सोए। और ये हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट एक तरफ ये फैसला कर रही है, हमारी जिम्मेदारी शाल यहाँ पर ये बढ़ जाती है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, हम लोग सदका खैरात करते हैं, तो अपने करीब लोगों को ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए कि जो मुश्किलात का शिकार हैं, सफ़ेद पोश हैं, वो आपसे आके मांग नहीं सकते हैं, उन तक खुद खामोशी से पहुंचाएं और लोगों को मोटिवेट भी कीजिए कि वो लोगों की मदद करें, खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर, ताकि कोई भी जो है वो भूखा ना सोए। और ये एक नेकी भी है कि कोई भूखा ना सोए। कहते हैं कि सबसे बड़ी नेकी जो है भूखे को खाना खिलाना है, तो इससे बड़ी नेकी कोई हो नहीं सकती। माह रमज़ान में नेकियां भी समेटें और दूसरों का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करते हैं पीएसएल वापस आ चुका है और 1 जून से इसका आगाज होने जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। बड़ी अच्छी खबर है कि जो पीएसएल है इसके मैचेस को जो है मुलतवी कर दिया गया था। कोरोना वायरस की वजह से किया गया था। प्लेयर्स में कोरोना वायरस जो है वो सामने आया था, उसके बाद प्लेयर्स वापस जाना शुरू हो गए थे। पीसीबी ने फैसला किया कि अब हम जो है इसको मुलतवी करने जा रहे हैं। फिर एक ब्रैकेट ढूंढी जा रही थी, एक जगह ढूंढी जा रही थी जहां पर हम करवा सकते हैं मैचेस को। तो जून जो है ऐसा एक उन्होंने देख लिया कि 1 जून से इसका आगाज किया जाएगा। 22 मई को जो है जो टीम्स होंगी, ऑफिशियल्स होंगे, जो लोग भी मुंसलिक होंगे पीएसएल के साथ, वो 7 रोज का करंटीना करेंगे और फिर इशाल 3 रोज की ट्रेनिंग होगी और 1 जून को पहला मैच होगा। किसका मैच हो रहा है? लाहौर कलंदर्स और यूनाइटेड के, इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा पहला मैच। और इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस खबर को सुन के खास से जो हैं वो खुश हो रहे होंगे कि पीएसएल जो वो वापस आ चुका है, क्योंकि हमजा भी खास से खुश है। मैं इतना क्रिकेट लवर नहीं हूँ, लेकिन हमजा बहुत क्रिकेट लवर है। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि हमजा बहुत खुश है। वैसे एक जो चीज़ है ना कि हम थोड़े से ये होंगे कि जी के जो बाकी शहरों के मैचेस हैं वो भी अब कराची में ही हो रहे होंगे। सारे मैचेस अब कराची के अंदर ही होंगे, लेकिन अच्छी बात है कि ये मैचेस होंगे और 20 जून को इसका फाइनल होगा। हमें ये भी देखना होगा कि अब कौन सी जो टीम्स हैं वो भरपूर उसी तरीके से आती हैं, क्या उनके इंटरनेशनल खिलाड़ी उसी तरीके से वापस आते हैं खेलने के लिए, नहीं आते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सीज़न हम कंप्लीट करें। दूसरी जानिब हम आईपीएल को भी देख रहे हैं कि आईपीएल भी इस वक्त जो है अपने फुल जोरों से खेली जा रही है और वहाँ पर भी कोरोना वायरस के हवाले से जो खदशात थे उनको दूर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात की जा रही थी कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये सारे जो एसओपीज हैं इनको इंश्योर करवाया जाए। अब ये भी देखना होगा कि क्या जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है उससे हम एसओपीज पर बेहतर तरीके से अमल दरामद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा हमजा, प्लेयर्स का आना, सबसे पहला सवाल यही आपने कहा कि प्लेयर्स आ पाते हैं इंटरनेशनल या नहीं खेल में, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ऑडियंस देख पाएगी वहाँ पर शायकीन क्रिकेट, वो वहाँ पर पहुँच पाएंगे? 1 जून तक में भी सिचुएशन बहुत अच्छी हो, अल्लाह करे इंशाल्लाह, और शायकीन क्रिकेट जो है वो वहाँ पर स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट को एंजॉय कर सके, क्योंकि अभी तो जो है वो सिचुएशन पल पल बदल रही है। कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि तब तक हालात इतने बेहतर हो जाएं और इंशाल्लाह ताला जो कि हम आगे देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहमो करम रखे। बाबरकत महीना भी आने जा रहा है, तो इसी की बरकतों से ये वबा जो है ये हमारे मुल्क से चली जाए ताकि हम अच्छे से खेल को भी एंजॉय कर सकें। अपनी जिंदगी जो है वो वापस हमारी मामूल पे आ सके। अच्छा इशाल, अब चीज़ ये है कि हम अगर बात करें कि ये हमारे लिए अब जून में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। गर्मी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये पीएसएल इसलिए भी बहुत अहम हो जाएगी कि हम फिर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की जानिब बढ़ रहे होंगे, हम बहुत ज्यादा करीब आ गए होंगे। हमें फैसला करने में खासी आसानी हो जाएगी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको एक ऐसी सीरीज घर में ही मिल जाएगी और वो पता लग जाएगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी वर्ल्ड कप के लिए। और अब यही है, हम आपको बताते हैं कि पहला मैच तो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। दूसरा मैच जो है वो 2 जून को खेला जाएगा, वो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का। वैसे मेरी इसमें टीम कराची किंग्स है, मुझे कराची किंग्स जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का तीसरा मैच होगा जो कि 3 जून को होने जा रहा है। 4 जून को पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच होगा, जबकि 5 जून को जो है 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स का पहला मैच होगा और दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मैचेस जो हैं, और मेरा ख्याल है रेस्ट डे भी नहीं रखा गया। आप सिर्फ कराची किंग को सपोर्ट कर रहे हैं? सबको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरी फेवरेट टीम इसके अंदर कराची किंग्स। किस खिलाड़ी की वजह से आपकी ज्यादा फेवरेट है ये टीम? बाबर आजम। ओह, बाबर आजम की वजह से। ये बहुत बड़े फ़ैन है बाबर आजम के, हमेशा कहते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल में स्टार्टिंग जो है, ओपनिंग जो है वो बाबर आजम से होनी चाहिए, और मैं अक्सर कहती होती हूँ कि इनसे राय जो है वो लाजमी ले लेनी चाहिए। चलो, हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बात करते हैं उनकी राय इसके ऊपर लेते हैं वो कितने खुश हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा फैसला है, कितने खुश हैं आप कि पीएसएल होने जा रही है? हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? सुबह बखैर आप सब लोगों को और आपके नाज़रीन को भी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बहुत ज़्यादा खुशी तो यकीनन इस लिहाज से है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो ब्रांड है खेल के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान का हर हवाले से ये बहुत बड़ा ब्रांड था और मुसलसल 2 साल ये मुलतवी हुआ, ये बड़ा अफसोसनाक था। और अब चूंकि वो जो होना था वो हो चुका है, उस पर जो चीज़ें सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी आई हैं, जो मुलतवी हुआ था उसके जिम्मेदार कौन है और क्यों हुआ था, और जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या करना है, उसके ऊपर तो बाहर मट्टी पा दी गई है। अच्छा। लेकिन अगला मरहला है वो ये है कि जब हमने मट्टी उठानी है तो वो जून से उन्होंने अनाउंस किया है 7 रोज का करंटीना होना है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस का वक्त मिलेगा, फिर मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो ये एक जो शेड्यूल सामने आया है ये तमाम लोगों के लिए खुशाइंद भी है, और लोग, पाकिस्तान के लोग ये चाहते थे
चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी किस्म का कोई तातुल ना आए, किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, किसी किस्म की कोई बदइंतजामी ना आए। आप देखिए हमजा कि पाकिस्तान में जब इस लीग के मैचेस का इनेकाद शुरू होता है तो आप देखिए पूरे मुल्क में एक फेस्टिवल बनता है, एक मेले का समा आपको नजर आता है। और वो सिर्फ मेला खेल तक जुड़ा नहीं होता। आप देखिए कि मीडिया हाउसेस में कितनी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन शुरू होती हैं, अखबारात में, टीवी चैनल्स पर, और जो दीगर तिजारती इदारे हैं वो भी उसके साथ मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी मुआशी सरगर्मी उससे आगे बढ़ती है। और ये सिर्फ खेल की हद तक महदूद नहीं रहता है। पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी होती है, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का एक पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम दुनिया में जाता है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा ही है। इमरान, आप क्या समझ रहे हैं? इमरान, आप क्या देख रहे हैं? क्या इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान आते देख रहे हैं PSL के लिए? देखिए पाकिस्तान यकीनन आएंगे। आप देखना ये है कि कौन कहां पर कितना मसरूफ होता है और किसके पास कितनी जगह निकलती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले PSL के पहले मरहले में छोड़कर चले गए थे, और अब जब ये जून में होगा एंड मुमकिन है वो दस्तयाब हों और पाकिस्तान अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर सकें। आप देखें कि ये तमाम की तमाम 6 टीमों में कई गैर मुल्की खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई बरस से, मतलब ये एडिशन दूसरे तीसरे से या पहले दूसरे से लेकर अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी अपनी टीमों के साथ भी एक वाबस्तगी है, ना सिर्फ अपनी टीमों के साथ बल्कि जो टीम की इंतजामिया है उनके साथ भी वाबस्तगी है। तो वो ताल्लुकात कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज होते हैं। खिलाड़ी गैर मुल्की यकीनन आएंगे और हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, किसी के पास ना हो, किसी के पास कुछ कम हो, लेकिन बहरहाल गैर मुल्की खिलाड़ियों की मौजूदगी तो यकीनन हो। बिल्कुल ठीक है। इमरान, आप स्पोर्ट्स इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वहीं से ये बात भी निकलती है क्या शायकीन को इजाजत होगी? इस हवाले से अभी कोई फैसला किया गया है या कुछ भी कहना कबल वक्त होगा? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये स्पोर्ट्स इकोनॉमी के साथ साथ लोगों की जो ज़हनी आपको जो तफरीह है ना, जो आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून करती है, उसका उससे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। लोग तमाम परेशानियां भूल जाते हैं जब वो देखते हैं बाबर आजम खेल रहे हैं, जब वो देखते हैं इमाद वसीम खेल रहे हैं, जब वो देखते हैं फखर जमान के चौकों छक्कों को, और जब वो देखते हैं अपने लोगों में गैर मुल्की लोगों को, तो वो दुनिया से जुड़े जुड़े महसूस करते हैं। तो वो एक बड़ी दिलचस्पी उसके एहसासात हैं। तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि शायकीन आ सकते हैं या नहीं आ सकते, देखिए इन दिनों जो कोरोना के हालात है ना, वो बहुत परेशान कुन और खतरनाक है। ऐसे ही है। इससे पहले मैचेस में भी जब ये पहला मरहला था कुछ इजाजत जरूर मिली, और फिर जब हालात मैचेस आगे चल रहे थे तो एक मौके पर ये भी आया था कि शायद लाहौर में जो कोई दूसरा मरहला था उसमें बहुत ज्यादा लोगों को इजाजत मिल जाएगी, हो सकता है स्टेडियम फुल भी हो जाए। लेकिन इसका इन्हिसार है जी कोरोना के ऊपर। अगर तो कोरोना से हम बच जाते हैं, जो कि इन दिनों बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा, हुकूमत पाकिस्तान भी ये चाहेगी कि किसी न किसी तरीके से शायकीन की स्टेडियम में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि उसके बगैर रंग फीका रहता है। अब कोरोना से हम बचते हैं तो यकीन शायकीन स्टेडियम में नजर आएंगे। सही है। इमरान, ये बताइए, क्योंकि इस वक्त मौसम भी बड़ा गर्म है, जून में जो है और ज़्यादा मजीद गर्मी हो जाएगी, सूरत हाल जो कोरोना की है वो भी बड़ी गर्म नज़र आती है, खिलाड़ी कितने पुरजोश हैं इसके लिए? देखिए खिलाड़ी बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा वाबस्तगी है। खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये उससे बहुत बढ़कर है। आप देखें कि हर खिलाड़ी जो अपनी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। गुज़िश्ता बरस लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, ये दोनों मुकम्मल फिट नहीं थे हमजा। अपनी उंगलियों पे पट्टियां लगाकर और कोई दवाइयां खाकर ये मैचेस पूरे खेले सिर्फ इस जज्बे के साथ कि उन्होंने अपनी टीम को आगे लेकर जाना। के हालात बहुत ज्यादा खराब रहे पहले एडिशन में। तो ये जो दिलचस्पी है, ये जो लगन है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हद तक तो बहुत शानदार नजर आती है। और फिर जब आपके गैर मुल्की खिलाड़ी जो 2, 3, 4 एडिशन के आपके साथ हों तो वो भी उतने ही ज्यादा पुरजोश होते हैं। खिलाड़ी पुरजोश हैं, वो अपने मैदानों पर खेलना चाहते हैं, अपने मैदानों पर इस सतह का मजा लेना चाहते हैं, क्योंकि शायकीन को मौजूदगी में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बहुत जोश खिलाड़ियों में पाया जाता है। इमरान, ये 2 चीजें बता दें। एक तो अब ये बहस तो खत्म हो गई कि हमें जून की विंडो नहीं रखनी चाहिए थी क्योंकि गर्मी है फलां, ये बहस तो खत्म होगी कि पाकिस्तान के पास और विंडो ही नहीं बचती थी, कहां पर करवाते। दूसरी चीज ये कि जून में जब ये मैचेस हो रहे होंगे, हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए कितना फायदा हो जाएगा? देखिए हमारी वैसे ज्यादातर खिड़कियां बंद ही रहती हैं। हमारी जो गलतियों की खिड़कियां ना
बेहतरी की खिड़कियां बंद रहती हैं। देखिए एक फायदा जरूर हो सकता है, एक आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है और जब आपके खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ, और जब हमारे खिलाड़ी भी जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, तो जो कंपटीशन है ना, जो मुसाबकत की क्रिकेट है, उसमें खिलाड़ी की जो मख्फी सलाहियतें हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, खुदादार सलाहियतें, वो निखर कर सामने आती हैं, एतमाद बढ़ता है। और जब आप अपने मैदानों पर खेलते हैं तो उससे आपके एतमाद में इजाफा होता है, इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन हमजा मैं साथ यहाँ पर ये भी जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो PSL मुलतवी हुई है ना, इसके जिम्मेदारान का तयन जरूर होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर है, फ्रेंचाइजीज की सतह पर है, ये जिसकी भी सतह पर है, जिस किसी ने गलती की है, अगर आज ये उस वक्त एडिशन मुकम्मल हो जाता ना, तो हम आज अगले एडिशन की तैयारी कर रहे होते। हम बदकिस्मती से उनको बुलाकर अब उनको नजरअंदाज करके हम गैर मुल्कियों को लेंगे या किसी और को लेंगे। मतलब हमने अगर कोई भी काम करना है, हमें बाहर से लोगों को लाने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या हम इतने नालायक हैं, इतने नाहल हैं, इतने निकम्मे हैं कि हम अपने लोगों से ये भी यकीनी नहीं बना सकते कि आपने ये चीज यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना है, ये जगह आपके लिए नहीं है, ये जगह आपके लिए, तो उन लोगों का तायुन जरूर होना चाहिए। ये वो तो घरों से हमारे खिलाड़ी, बड़े सीनियर खिलाड़ी के हवाले से सामने आया था, वो तो घरों से खाने मंगवा रहे थे और फिर जब मना भी कर दिया गया था तो खाना उनके जो है कमरे तक पहुंच ही गया था। खिलाड़ियों को कैसे रोकें, और सीनियर तरीन खिलाड़ियों को? देखें, बिल्कुल रोकें। कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, कोई भी शख्स मुल्क से बड़ा नहीं है। जब कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, कोई पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की साख को दांव पर लगाता है, वो भले कोई भी है, आप क्यों छोड़ते हैं किसी को? खाना क्यों घरों से आता है? आप हर चीज उनको उनके घरों में मुहैया करें, उनके होटल्स में मुहैया करें। आप इतने बड़े खर्चे करते हैं, आप तुर्की जा सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं, आप दुनिया भर में सैरों के लिए जा सकते हैं, तो आप अपने खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात उनके होटल्स में क्यों नहीं दे सकते हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट को देना चाहिए था। अच्छा, ये इमरान, ये बता दीजिएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आपके लिए फेवरेट तरीन टीम कौन सी है? क्योंकि हमजा के लिए तो कराची किंग है। देखें, फिर कराची हमजा की है, मुझे फिर वैसे तो मेरिट पे लाहौर ले लेनी चाहिए, क्योंकि लाहौर और कराची फाइनल में आएंगे। तो एक तो दफाई चैंपियन कराची, और गुज़िश्ता जो एडिशन था उसमें दोनों का फाइनल में मुकाबला भी हुआ था। तो अब ये फिर एक मरतबा फिर दोनों का मुकाबला होना चाहिए फाइनल में, और फिर लाहौर को जीतना चाहिए, लाहौर कलंदर्स। अच्छा, आप लाहौर कलंदर्स के साथ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इमरान, हमें ये बता दें कि बायोसिक्योर बबल की आप बात कर रहे हैं, हमने जिम्मेदारों का तयन तो नहीं किया और हमने अगले एडिशन में जाने, मतलब उसी एडिशन के हमजा साहब, हम तयन करना भी नहीं चाहते, हम तयन करना भी नहीं चाहते। हम क्यों छुपाना चाहते हैं? अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नाकामी है, इवन डायरेक्टर की नाकामी है, मेडिकल पैनल के सरबराह से तो आप, उन्होंने तो फौरी इस्तीफा दे दिया था। मेडिकल पैनल के जो आपके लोग थे, उन्होंने तो आपके लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाने थे ना, जिम्मेदारी थी कि उसको यकीनी बनाना है, अमल दरामद यकीनी बनाना। ये इंतजामी नाकामी है सर, बिल्कुल चलें, उम्मीद करते हैं ये नाकामी हमें अब नहीं होगी और हम बेहतरीन तरीके से जो 20 दिन का खेल है वो देख सकेंगे और इसके अंदर कोई जो है इंटरप्शन कोरोना की नहीं आएगी और हालात कुछ बेहतर होंगे। हाफिज इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बने, और जब वापस आ रही है क्रिकेट और PSL खुसूसी तौर पर, तो सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई की बात कर लेते हैं जी। हुकूमत के सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए महंगाई के हवाले से। माह मुक़द्दस करीब आ गया, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। महंगाई की जो सूरत हाल है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग, जो गरीब है वो, उसका किचन बंद होता हुआ नजर आता है, उसका चूल्हा ठंडा पड़ता हुआ नजर आता है। सस्ते बाजार जो हैं वो अभी तक महंगे ही साबित हो रहे हैं। हाँ जी, पंजाब हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाजार लगाने का ऐलान किया था, एक पैकेज का ऐलान किया गया था जो कि बहुत खुशाइंद बात थी, मगर बेशतर बाजार अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके हैं। कल हम देखें ना तो रमज़ान अब शुरू हो रहा है और आखिरी इतवार था, लोगों ने शॉपिंग करनी थी, लेकिन लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि जी कि ना तो इंतजामात वहाँ पर अच्छे किए गए थे, अशिया जो थी वो नाकिस भी थी और वहाँ पर कीमतें भी ज़्यादा नजर आई हैं। अगर सस्ता बाजार है तो सस्ते बाजार में फिर बिल्कुल ऐसे है, और अशिया भी ठीक हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन क्वालिटी भी उतनी ही गिर जाती है जितना वो सस्ता होता है। तो फिर अवाम जो है वहाँ पर दहाइयाँ देते हुए नजर आते हैं कि ये सस्ता बाजार कैसा सस्ता बाजार है, यहाँ पर इंतजामात नहीं है, यहाँ पर नाकिस चीजें रखी गई हैं, वो चीजें जो एक्सपायर्ड हैं या फिर जो कि खरीदने लायक नहीं है वो चीजें रखी जाती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लोग ये हमें शिकवा करते हुए नजर आते हैं। कुछ हमने लोगों से भी इस हवाले से इशाल बात करने की कोशिश की थी कि लोग इस पर राय क्या रखते हैं, उनका
उनका क्या कहना है इसके ऊपर, तो वो काफ़ी शिकवा कुनात है। ज़िला इंतज़ामिया की रमज़ान में शहरियों को सस्ती अशिया देने के दावे जो हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल भी दावे ही रह गए हैं, उन्होंने कोई कुशाइन बात नहीं की। आपको वो सुनाने की कोशिश करते हैं, जब लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? बहुत मुश्किल है गरीब आदमी का गुजारा, क्योंकि कोई आइटम सस्ता नहीं है यहाँ पर ना। आटा देख लो, कहाँ पहले 400 रुपये का आ रहा था, अभी 700 750 रुपये का आटा आ रहा है 10 किलो का बैग। मुर्गी का गोश्त देख लो, जो 200 रुपये किलो वाला गोश्त था वो 400 रुपये किलो बिक रहा है। जिस चीज़ को भी लेने जाओ आग लगी हुई है। हमारी आमदनी इतनी है नहीं जितनी महंगाई है। किसी चीज़ में भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। ये हुकूमत जो है अपनी हुकूमत बचाने में लगी हुई है। असल में हर चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है आप गवर्नमेंट से पूछें, आवाम से बेचारी गरीब पूछें, जो मजदूर डेली वेज पूछें, ना आटा सस्ता है, ना चीनी, ना पेट्रोल, ना गैस। रद्दी से लेके शापर तक हर चीज़ महंगी हुई है, सुई से लेके धागे तक हर चीज़ महंगी हुई है। महंगाई ऐसी है कि इमरान खान को बेसिकली हुकूमत चलाना नहीं आती। इसने टोटली जो महंगाई से ना मुल्क का निज़ाम बदल दिया। कुछ समझ नहीं आती कि औरत अपना किचन किस तरह चलाए। देखें जी, रमज़ान शरीफ की आमद है और महंगाई अपने अरूज पर है। आपके दाएं बाएं तमाम फ्रूट वाले खड़े हैं, सब्जी वाले हैं, ठीक है। किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है। अगर किसी के पास रेट लिस्ट है तो वो प्राइस नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई इदारे का आदमी जो चेक एंड बैलेंस करे प्राइस कंट्रोल को, ठीक है, वो कोई आता ही नहीं है इधर। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सूरत हाल यह है कि रमज़ान आ रहा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बात आपने ही हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अभी सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएंगे। लोग शिकवा कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुए, रद्दी से लेकर शॉपर तक हर चीज़ महंगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमजा, बेसिकली जो रमज़ान बाज़ारों का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जी प्लीज़। कि पंजाब गवर्नमेंट ने 313 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने 313 रमज़ान बाज़ार जो है ना वो शुरू किए हैं। और जहां तक प्राइस की बात है तो आप ये देखें कि 3 साल पुरानी कीमतों के ऊपर तमाम अशिया ज़रूरिया, जिसमें आपकी दालें, सब्जियां, घी, सब कुछ मुयसर होगा 2018 की जो प्राइस थी तमाम चीज़ों की उनके ऊपर। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि चीनी माफिया ने जिस तरह से चीनी को ना सिर्फ कंट्रोल किया हुआ था, उसकी आर्टिफिशियल मसनूई किस्म की उन्होंने किल्लत पैदा की हुई थी, उसके ऊपर ना सिर्फ हमने काबू पाया है बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मिकदार में पूरे सूबे में चीनी मौजूद है। और उसकी जो होलसेल रेट डिसाइड हुआ है दैट इज़ 80 रुपी, 85 के ऊपर वो आपको आम मार्केट में नज़र आएगी। और जो हमने इमदादी प्राइस उसकी फॉर ये जो सहूलत बाजार है, रमज़ान सहूलत बाजार, उसके अंदर उसकी है 65 रुपी पर केजी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने की बात है कि अब उसमें हम इसको क्वालिटी को और चीज़ों की किल्लत ना हो किसी जगह पे, उसको कंट्रोल करने का हमने बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक तरीका वज़ा किया है कि एक कंट्रोल रूम हमने सेट किया है जिसकी मॉनिटरिंग सीएम साहब खुद करेंगे। और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमने वुज़रा की ड्यूटियाँ लगाई हैं कि वो हर चीज़ को पूरा डिस्ट्रिक्ट हमने पूरे बड़े शहर उनको दिए हैं। और सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगी है कि जो इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करेंगे। इंश्योर क्या क्या करना है, लेट मी टेल यू, कि जो गवर्नमेंट के वज़ा करदा प्राइस है उसके ऊपर चीज़ें मिले, जो क्वालिटी है उसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर। हमारे पिछला जो देखें लास्ट ईयर तो चूंकि रमज़ान बाजार लगा नहीं था ड्यू टू कोविड, लेकिन वो हमने इमदादी रकूम हमने तमाम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई थी। लेकिन उससे पिछला और उससे पिछले जितने भी 2 हमारे रमज़ान बाजार जो लगे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्वालिटी के ऊपर हमने काबू पाया, क्योंकि जिस एरिया में होता है वहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स, जितनी भी लोकल लीडरशिप है, उनकी भी ड्यूटी लगी है, वो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तमाम चीजों की वाफिर मिकदार में मौजूद होना, क्वालिटी इंशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी होएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी चीज है कि जिसको अप्रिशिएट ना किया जाए कि आप 2018 की कीमतों के ऊपर ये चीजें हम मुहैया करने जा रहे हैं। और चीनी जो है 65 रुपी के अंदर। साहिबा, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा 113 जो रमजान बाजार है, 313 रमजान बाजार जो है वो 313 जी 313 रमजान बाजार। ये बता दीजिएगा कि अगर क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, अगर कोई रमजान बाजार तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि अगर सारे लोग वहां तक जाएंगे तो आप खुद समझ सकती हैं कि रश बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या तरीका कार है जो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये
कि हमने ये तो कहा ही नहीं है कि हम टोटल पॉपुलेशन के लिए हमने कुछ इस तरह की अरेंजमेंट कर दी हुई है। 11 करोड़ का सूबा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि खासा मुश्किल है लोगों के लिए इस वक्त, और जो कि 1.5 साल कोविड के अंदर हमने गुजारा, आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। लेकिन हमने देखें, हमेशा याद रखें कि जो अवेलेबल बजट, अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आपने मैक्सिमम। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम एक ब्रेक लेंगे और फिर से सहूलत बाजारों के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चाल, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहूलत बाज़ारों के हवाले से जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि 313 जो हैं वो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। उनसे मज़ीद बात करेंगे। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये बता दीजिएगा कि अब चेक किस तरीके से रखा जाएगा चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक दफ़ा रमज़ान शुरू हो जाता है तो फिर थोड़ी सी क्वालिटी भी गिरना शुरू हो जाती है, अवाम फिर शिकायत भी करते हैं, लेकिन जब महीना गुजर जाता है तो फिर सारी बातें पुरानी हो जाती हैं। उसको किस तरह से चेक रखा जाएगा? टीम्स कौन सी तश्कील दी गई हैं? अवाम कहाँ पर राब्ता कर सकते हैं अगर उनको कोई शिकायत हो तो? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि सीएम साहब खुद इसको डायरेक्ट मॉनिटरिंग इसकी करेंगे। वो विजिट्स तो करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है और जो टीम्स तश्कील दी हैं कि ये बहुत पहले ही इसके ऊपर आई थिंक 1 महीना पहले से हमने टीम्स बना दी थी सीएम साहब ने, जिसमें डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको हमने एक ज़िला एलोकेट किया है। उसके बाद फिर आगे उन ज़िलाओं के अंदर जो सहूलत बाज़ार हैं उनमें जो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, आई मीन जो हमारे टिकट होल्डर या हमारे वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं वो, प्लस वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, और फिर हम जिस हल्के से वो है उधर के यूनियन काउंसिल तक के लोगों को उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने साथ टीम में या पैनल में रखा है। उससे ये होगा कि देखें कि जो लोग आ रहे हैं उस लोकल कम्युनिटी से, उस एरिया से, वहाँ की अगर लोकल लीडरशिप बैठी होगी तो वो फिर उनको, पिछली दफ़ा भी हमारी ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रही थी कि वो हेल्प करते हैं रश ना लगने देने के लिए, फिर वो फीडबैक देते हैं आगे जो भी वहाँ का MP MNA है, फिर आगे हम वो उस मिनिस्टर एंड देन लोकल इंतज़ामिया को कि यहाँ पे क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है या शॉर्टेज है, और ये तमाम चीज़ें फिर इस तरह से एक चैनल बना है और एक नेटवर्क के थ्रू हम इसको ऑपरेट करेंगे। एंड इंशाल्लाह उसमें पब्लिक की और मीडिया की फीडबैक को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी हासिल, बिकॉज आपको पता है कि तमाम चैनल्स पूरा राउंड द क्लॉक वो करेंगे इसको कैप्चर, और मैं बल्कि उन्हें इनवाइट करती हूँ कि उन्हें करना भी चाहिए। जहाँ कहीं कोई ऐसी वो चीज़ कमी कोताही देखें तो वो हमें प्लीज़ उससे आगाह करें। इंशाल्लाह विद इन नो टाइम जो भी वहाँ पे लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको भी उसका जिम्मेदार ना सिर्फ ठहराया जाएगा बल्कि हम इमीडिएटली उसकी रेमेडी भी करेंगे। तो इंशाल्लाह हम सारे मिलकर एक रोज बाकी रह गया, 313 बाजार हैं उसमें हम लोगों को मैक्सिमम सहूलत दे सकें। ठीक है मुसर्रत साहिबा, एक रोज बाकी रह गया रमजानुल मुबारक को शुरू होने में। आप नहीं समझते कि अब तक फॉल हो जाने चाहिए थे ताकि आवाम जो है वो खरीदो फरोख्त कर लेती, रश भी ना बढ़ता? जी इशाल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इसमें बहुत सारे बाजार तो हमारे सारे फंक्शनल हो गए हुए हैं, ये 25 शबान ऑनवर्ड होने थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये है कि ये फुली इंशाल्लाह ताला आज और कल आप देखेंगी कि ये एक्सरसाइज टोटल बिल्कुल उसमें कहीं से भी कोई कमी कोताही रिपोर्ट नहीं होगी। लेकिन आपके चैनल के तवज्जो से मैं एक और चीज भी कि यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे 3 बड़े शहरों में लाहौर, पेशावर एंड फैसलाबाद के अंदर कोई भूखा ना सोए की जो हमारी पहले एक पायलट प्रोजेक्ट तो हो रहा था पिंडी इस्लामाबाद में, उसको भी हमने शुरू किया है। ये भी बहुत बड़ी एक अच्छी मैं कहती हूँ कि जिसमें वो सहरी और अफ्तार का भी इंतजाम करेंगे। इसको हम इंशाल्लाह ताला इसको हम बढ़ाएंगे, जिसमें हमारे जो सोसाइटी के मुखैर हजरात हैं, एक सैलानी ट्रस्ट आपने सुना होगा नाम, उनके कोलैबोरेशन के साथ हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है। फिर हम इसका नेटवर्क बढ़ाएंगे। तो हम लोग हर वक्त इसके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट कि हमने
लोगों की खुराक को पूरा करना, जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी हेल्प करना, और जिनकी कुव्वते खरीद कम है टारगेटेड सब्सिडी हमारा एक मंशूर है, और यही होना चाहिए कि जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक मैक्सिमम अगर हम उनको वो सहूलत दे सके छूट की, रिबेट की, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। जैसे मुझे और आपको अगर इसकी जरूरत नहीं है तो हमें उसका नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले जो भी मंसूबे आते थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सब्सिडी फॉर ऑल टोटल जब पॉपुलेशन के लिए होती है तो वो जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनके हिस्से में कुछ भी नहीं बचता। तो इंशाल्लाह हम डेटाबेस के ऊपर स्टिल वी आर वर्किंग ड्यू टू एहसास प्रोग्राम, और हम आगे मजीद इसको प्रिसाइज इसकी वर्किंग हम लोग जारी रखे हुए हैं ताकि मैक्सिमम लोग जो डिजर्व करते हैं फर्स्ट बेनिफिशियरी वो हों। हमारी किसी भी मंसूबे का जो सब्सिडी से रिलेटेड है, वेलफेयर से रिलेटेड है, या जो भी ऐसी चीज जिसमें हमें उनको हेल्प करनी है, लेकिन इसमें जो एक चीज है कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको हमने टोटल पॉपुलेशन हमारा टारगेट है, पहले पंजाब की टोटल, केपी की टोटल, फिर बलोचिस्तान एंड सिंध भी इंशाल्लाह हम टोटल पॉपुलेशन उनकी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान का ऑफिसर जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मुकम्मल तौर पर जो अब सहूलत बाजार या रमजान बाजार लगाए गए हैं फाल भी हो जाए और वहाँ पर क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए। लेकिन टीम उन्होंने अच्छी बना दी, उन्होंने कहा कि हम चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे, और कंट्रोल रूम उन्होंने बना दिए गए हैं, और मेरे ख्याल में इस तरह हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इस रमजानुल मुबारक में जो रमजान बाजार लगाए गए हैं वो अच्छे और फॉल होंगे, अवाम उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। महंगाई की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रमजान मुबारक के आते ही जो है कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। विफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की जो रिपोर्ट थे, अदाद शुमार थे, वो जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 18 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी महंगी हुई है, आलू ले लें, टमाटर ले लें, दूध, घी, मटन, खुदनी तेल, दही समेत दीगर अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया, और यही चीज़ें जो हैं वो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। और यही हमारा खासा है कि जब रमजानुल मुबारक आता है और हम खुद साख्ता जो हैं वो महंगाई करते हैं, हम जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और हम वो मुल्क बन जाते हैं कि जिसमें शायद ये लगता है कि ये शायद इस्लामिक मुल्क ही नहीं है, कि अगर हम बाहर देखें तो मुसलमानों को वहाँ पर वेस्ट के अंदर इस रमजानुल मुबारक के अंदर उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोग जो हैं उनका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं, हम दूसरों को दर्स दे रहे होते हैं लेकिन खुद हम ज़हीरा करके बैठे होते हैं। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हमजा 13 अशिया की कीमतों में कमी भी हुई है, ठीक है, जबकि 20 अशिया जो हैं उनकी कीमतों में इस्तेहकाम पाया गया, वो जिस कीमत पर थी उसी कीमत पर मौजूद है। जिंदा मुर्गी जो है वो फी किलो 27 रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि वफाकी दायरा शुमारियात की जायजा रिपोर्ट से 2 दिन कबल ही वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने वफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर की सरबराही में मुनक्कदा आला सतह इजलास में दावा किया था कि महंगाई में कमी आई है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो चीज़ चल रही है, और अभी गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब कर रहे थे, बात करेंगे इस सूरत हाल पर। माहिर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.60% इजाफा हुआ है, और इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह जो है वो 18.43% तक पहुँच गई है। हमने पिछले वजीर ख़जाना को ये कहकर हटा दिया कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, महंगाई तो अब भी कंट्रोल नहीं हो रही है, क्या ये वजीर ख़जाना के हाथ में ही नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। पहले तो देखें, बात ये है कि महंगाई की शरह काफ़ी हमारे यहाँ बढ़ती आई है, और अभी लास्ट अगर आप वीक की बात करें तो तकरीबन कोई लास्ट मंथ का अगर SPI देखें, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब ये होता है कि मोस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स और कम से कम जो उसके यूजर्स होते हैं उसकी जो उनकी जो तनख्वाहें होती हैं, लेट्स से 3,000 से 8,000 रुपए के बीच में, जो बेसिक वो कहते हैं ना अशिया खुर्दनोश जो होती हैं, खाने पीने की अशिया, उनमें तकरीबन कोई 18% SPI में इजाफा हुआ है। तो ये देखें, प्रॉब्लम ही यही है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ बड़ी चीज़ों में इतना इजाफा नहीं हो रहा जितनी बेसिक अशिया में जो है इजाफा होता आया है पिछले कोई रफली कोई 2 सालों में, और इससे पहले भी इजाफा होता आया है। हमारे यहाँ जो अभी रिसेंट फूड इन्फ्लेशन थी 14% तक चली गई थी, और इनफैक्ट CPI चली गई थी, मेन हेडलाइन महंगाई चली गई थी, लेकिन उससे जो फूड थी वो तो उससे भी ज़्यादा चली गई थी, डबल रेट से भी 20% पर गई है। तो पॉइंट ये है कि ना सिर्फ रमज़ान बल्कि वैसे ही फूड की जो अशिया में जो
कीमतों में इजाफा है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें रमज़ान नहीं है कि सिर्फ रमज़ान आता है तो इसलिए होता है, ये वैसे भी हो रहा है। हम लोग, आपने कहा कि रमज़ान नहीं है, वैसे भी महंगाई है, लेकिन हम हर साल ये शोर मचाते हैं एटलीस्ट कि रमज़ान और ईद जैसे त्योहारों में महंगाई ना हो, लेकिन महंगाई इन्हीं आप देखें त्योहारों के दरमियान जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दीगर ममालिक में आप देख लें, जैसा कि हमजा ने भी कहा कि त्योहारों पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हम अभी तक ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि त्योहारों पर तो एटलीस्ट महंगाई पर काबू पाया जा सके या फिर रमज़ान मुबारक में ही कंट्रोल कर लिया जा सके? देखिए ये बड़ा एक अजीब जो है फिनोमिना है हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा डिलेमा है इनफैक्ट कि जो ऐसे महीने आते हैं जिसमें जो है अशिया खुदनोश कम, उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए, लेकिन उसमें इजाफा होता है और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में होता है। आप मिडल ईस्ट चले जाएँ, वहाँ पे आपको इजाफा नहीं मिलेगा। आप दूसरे मुस्लिम ममालिक चले जाएँ, शायद आपको इतना इजाफा नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ मिलता है। देखें दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि जो हुकूमत है या जो भी जो है करता धरता है उनको पहले से प्लान करना चाहिए कि अगर रमज़ान आ रहा है तो सप्लाई जो बेसिक अशिया की है उनमें इजाफा होना चाहिए सप्लाई में, ताकि मार्केट में डिमांड जिस तरह से बढ़ती है उस हिसाब से सप्लाई आएगी तो प्राइसेस में इजाफा नहीं होगा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है जो इन अशिया को बेचते हैं, उनका ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ठीक है डिमांड में इजाफा होता है, लेकिन जब प्रॉफिटेरिंग की बात आती है तो वो थोड़ा सा उस पर ख्याल किया जाए। तो होता हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ रमज़ान में ही हर चीज़ों में इजाफा होता है और मुहर्रम में ही हर चीज़ों में जो है वो इजाफा होता है बेसिक खुर्दनोश की अशिया में। तो देखें सबसे बड़ी चीज़ गवर्नेंस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना और बेसिक अशिया को जो है ना मार्केट तक पहुँचाना, अगर ये होगा। और तीसरी चीज़ क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो प्राइस है उसमें चेक रखा जाए। जो भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं या सिटी की अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी ये देखें कि मेन मार्केट्स में कि जो प्रोडक्ट है कहाँ से कैसे आ रहा है और फिर उसके ऊपर कितनी जो है वो प्राइस चार्ज की जा रही है। कहीं प्रॉफिटेरिंग हो तो उनको अकाउंटेबल ठहराएं। अगर आप ये सब पूरा निज़ाम नहीं चलाएंगे तो आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और दुनिया से अलग चलते रहेंगे और हमारे लोग बेचारे जो है वो नुकसान उठाते ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब ये भी बताइएगा, हम साथ कुछ बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। हमने देखा कि रुपया मुस्तहकम हुआ, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कीमतें जो हैं वो कम हो गई हों। साथ ही अभी गवर्नर स्टेट बैंक भी बात कर रहे थे, साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र हैं उनमें 26% का इजाफा हुआ है और 10वां महीना मुसलसल चल रहा है कि जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी मईशत जो है उसके अंदर ये किसी आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ क्यों नज़र नहीं आ रहा, अगर तमाम इंडिकेटर्स इतने बेहतर हैं? नहीं देखिए तमाम इंडिकेटर्स तो बेहतर नहीं है। ऑफ कोर्स अभी ग्रोथ जो है वैसी नहीं आई है जो ग्रोथ आनी है। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे बड़ा प्रॉब्लम है। पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स जो है करने हैं, बिजली की कीमतों को आगे नहीं बढ़ने देना। उसके अलावा महंगाई की अभी हमने बात की है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है या फिर जो है रियलिस्टिक रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेमिटेंसेस तो देखें एक फिनोमेना, एक रिजल्ट इस चीज़ का है कि कोविड की वजह से क्रॉस बॉर्डर आपका अगर जो है वो फ्लोज कम हो गए हैं या आप बाहर कम जा रहे हैं, ट्रैवल कम कर रहे हैं और यहाँ से पैसा आ ज़्यादा रहा है, जो हवाला हुंडी है उसमें कन्वर्ट हुआ है वो फॉर्मल चैनल्स में, तो उसका एक रीज़न है। रीज़न भी देखना चाहिए पीछे, उससे ये नहीं हो सकता। लेकिन देखें उसका हो क्या रहा है, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो इनकम जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा बढ़ रही है। किसकी? फार्मर की बढ़ रही है थोड़ी बहुत, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं जिनके भाई बहन या जो भी बाहर काम करते हैं उनके पैसे यहाँ आ रहे हैं तो नेचुरली उनकी जो है इजाफा हो रहा है। और ऑटो, सीमेंट और दूसरे जो है वो अशिया में जो है कमोडिटीज में इजाफा हो रहा है, आपने देखा होगा उनके वॉल्यूम्स में। अच्छा, लेकिन ये इंडिकेशन का मतलब नहीं है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी। जी प्लीज। साथ ये भी गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि पब्लिक डेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो ये बता दें। साथ उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की है कि वो बहुत बेहतर हो गई है। हमने ये तो देखा कि यूनिट ऑफ सेल्स उसके अंदर बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, वो महंगी ही इतनी हो गई है कि हमें लगता है कि हमने बहुत पैसे कमा लिए हैं। बिल्कुल देखें इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम इंडेटेड बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कर्जों में डूबते जा रहे हैं और दूसरे एंड पे हम कर ये रहे हैं कि उन कर्जों का सही इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि उन कर्जों को अगर हम एक अच्छी प्रोडक्टिव इकोनॉमी, यानी कि ऐसी मईशत जिसमें एक आम आदमी की अर्निंग पोटेंशियल, कमाने की इस्तिताअत जो है वो बढ़ जाए, ये अभी तक हमने नहीं किया है। रादर हमारे यहाँ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है। तो हमें जो कर्जा लेना है उसको सही जगह लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो हम रीपे भी नहीं कर पाएंगे और अपने टैक्सेस की जगह कर्जों पे कर्जे लिए जाएंगे। तो एक तो ये कि टैक्सेस को इम्प्रूव किया जाए, सही जगह से टैक्सेस लिए जाएं, और दूसरी चीज ये कि जो कर्जा लिया जाए उसको सही जगह लगाया जाए, तभी ये हल हो सकता है। मेरे ख्याल में एक बड़ा मसला हमारा ये भी है कि या तो हम साबिका हुकूमतों के साथ रिलेट करते रहते हैं या फिर पिछले साल के साथ कि पिछले साल
जो है वो हम इस स्टेज पर थे और इस साल हम इस स्टेज पर आ गए हैं। हम इससे कब निकलेंगे और अगर हम इससे निकलेंगे तो मेरे ख्याल में मईशत में कोई बेहतरी होती भी नज़र आएगी हमें? जी बिल्कुल, देखें अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि जी पिछलों ने ये किया और हम ये नहीं कर सकते, तो ये फिर कभी भी जो है चीज़ ठीक नहीं होगी। जो पिछले ने किया वो कर चुके। हमारा अब ये काम है कि हम इस मसले को हल कैसे करें, क्योंकि वोट इसलिए दिया गया है कि हल करने के लिए, इसलिए नहीं दिया गया कि हम सिर्फ पिछलों को जो है वो बुरा भला कहते रहे। वो बुरा भले थे तभी तो जो है वोट जो है वो चेंज हुआ ना। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ से प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए और पावर सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स और आपकी जो है मॉनेटरी साइड पे जो है चीज़ें बेहतर होंगी तो नेचुरली आपकी इकोनॉमी बेहतर आएगी और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, एक आम आदमी को फायदा होगा। अदरवाइज जो है हम ये इस तरह से सफ़र करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पक का आप हिस्सा बने। और जो दावे किए जा रहे हैं वो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन जब तक इशाल आम आदमी की जो मईशत है, आम आदमी का जो घर है वो बेहतर नहीं होगा, उसका किचन बेहतर नहीं होगा, उसको इन इंडिकेटर्स की शायद कभी समझ भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी 80% आबादी जो है वो मिडिल क्लास है। 80% आबादी का जो मईशत का ताल्लुक है वो सिर्फ किचन से है। तो फिर जब तक 80% अफराद जो हैं उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक आशारिये जो हैं मुस्बत हैं या मनफी हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में अगर महंगाई है ना, बिल्कुल ठीक है, मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत से सहूलतें और सपोर्ट ना मिलने के बावजूद नौजवान मुख्तलिफ शोबों में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि दुनिया चौंक जाती है और हम बहुत खुश होते हैं पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करें। ऐसी ही एक बासलाहियत नौजवान शामिल हैं, हुनहार तालिबा हैं हुरिया अमीरी, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर दस्तावेजी फिल्म के मुकाबले में पहला नंबर हासिल किया है। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ये हुरिया अमीरी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से ग्लोबल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में जो है वो 2021 में अवार्ड के लिए नामजद हुई और फिर इवेंट में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, सर्बिया समेत बहुत सारे जो ममालिक थे वो इसमें शामिल थे। इसके बावजूद जो है वो विन करके आई हैं। हाँ जी, 400 अफराद ने इसमें हिस्सा लिया और हुरिया ने जो है ये मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म का जो कंपटीशन था इसको जीत लिया है। इस पे बात करेंगे। हुरिया अमीरी हमारे साथ मौजूद है। हुरिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देखो आपको पहले तो हमें ये बताएं कि ये कंपटीशन किस नौयत का था, किस किस्म की डॉक्यूमेंट्री को बनानी थी, क्या करना था? बेसिकली ये कंपटीशन जो ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था, जिनका बेसिकली मकसद यही है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट किया जाए टू फाइट एंटीडीज या फिर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। वो डिजीजेस हैं जो हमारे दुनिया में गरीब इलाकों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये कंपटीशन इसीलिए था कि उसकी जो आपके एरिया के अंदर जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं उन्हें हाईलाइट किया जाए। तो हमारे एरिया के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो सैनिटेशन की है, वाटर प्रॉब्लम्स है, तो उससे काफ़ी सारी डिजीजेस होती हैं। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसको हाईलाइट किया था। अच्छा हुरिया, इस बारे में ख्याल कैसे आया, सपोर्ट किसकी मिली, किस तरह से आपने ये दस्तावेजी फिल्म बनाई? देखिए, सपोर्ट तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है। सेकेंडली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की तरफ से थी, मेरे पापा की तरफ से, मेरी मदर की तरफ से। इसके अलावा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा, मेरी नानी, दादी, इन सब की बहुत सारी दुआएं हैं मेरे साथ। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग थे और इसका आइडिया यूँ आया कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ हैदराबाद मैंने अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा है। मुझे पता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो किस कंडीशंस में हैं, मगर जब मैं लोगों के बीच जाकर खड़ी हुई तो मुझे पता चला कि जो कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा वर्स हैं। मैंने लोगों को देखा है, वहाँ कचरे की हालात बहुत ख़राब है। मेरी सिटी के अंदर पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, कचरा बहुत ज़्यादा होता है, बदबू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। तो इनको हाईलाइट करना एक्चुअली मेरा मकसद था कि मैं इनको हाईलाइट करूं कि इनसे किस तरह से फाइट किया जा सकता है और बेसिक सैनिटेशन की अवेयरनेस फैलाना कि हम लोगों को बेसिक सैनिटेशन गौर करना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कि आपको पानी किस तरह से सही तरीके से बॉयल करके पीना है, हाथ किस तरह से धोने हैं, ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को अपने ओन पे कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल ठीक है। हुरिया, हमें आप ये बताएं कि जब हम आमतौर पर ऐसे मसाइल को देखते हैं तो हम दुखी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने इतने करीब से इनको देखा, फिर दस्तावेजी फिल्म भी बनाई जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा सराहा भी किया। आपको कितना दुख हो रहा था और क्या गुस्सा भी आ रहा था कि ये लोग बेचारे कितनी मुश्किल में रह रहे हैं? कोई हल भी आपको समझ आ रहा था कि इसका कुछ हल कैसे निकाला जा सकता है?
देखिए, जब मैंने वैसे अपने सिटी की कंडीशंस को देखा था तो मुझे अंदाजा था कि हैदराबाद की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। मगर जब मैंने वहाँ पर विजिट किया, जब लोगों के बीच गई, जब मैंने उस कचरे के ढेर पे खड़े होकर वीडियो बनाई है, तब मुझे पता चला है कि वाकई में लोगों की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मगर आई थिंक कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और चेंज हम लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। बीइंग अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोगों के पास दो ऑप्शन हैं कि या तो हम चीज़ों को उसी तरह से एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, या फिर चेंज के लिए खड़े हों। वी हैव टू बी द चेंज दैट वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी तरफ से एक सिटीजन के लिहाज से हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको करना पड़ेगा कंप्लीट। तो ये इन प्रॉब्लम्स का हल तो निकल सकता है, हम लोग साथ में रहें। हम लोग, जो मैंने देखा है लोगों को कि वो ऐसे ही कचरा फेंक रहे होते हैं, और वो तो उस सबको हम कंट्रोल करना है। आपने इस फिल्म, दस्तावेजी फिल्म में अवेयरनेस देने की भी कोशिश की है। आपको जिस फिल्म पे अवार्ड मिला, साथ ही साथ आपने बताया कि $2500 आपको देने का ऐलान किया गया है, स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज़ है ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। ये मुझे बताइएगा, $2500 आपको मिलेंगे, क्या इस पैसे से कोई और दस्तावेजी फिल्म भी हम देख रहे हैं, कोई बना रही हैं आप? इसका एक्चुअली मैंने पहले से ही दिमाग बनाया हुआ था कि अगर मुझे कैश प्राइज मिला तो उसका कुछ अमाउंट मैंने उन लोगों के ऊपर ही, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं अपना पार्ट प्ले कर सकती हूँ, उसके अलावा बाकी मैंने अपनी एजुकेशन के ऊपर उन जो मेरी स्कॉलरशिप अमाउंट है उसको लगाना है। अच्छा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अब हुरिया जो है फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं? देखिए, शौक मेरा पब्लिक स्पीकिंग है, मगर बेसिकली जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, इज टू बिकम अ डॉक्टर। अभी मैं 12th ग्रेड में हूँ, उसके बाद मैं एंट्री टेस्ट दूंगी फॉर मेडिकल कॉलेज, और जो मेरा मेन मकसद, जो मेरा मेन गोल है, वो यही है टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, पेरेंट्स कितने हुरिया खुश हुए थे बताएं? एक तो आपने कामयाबी हासिल की, आप जीती, आपको खुद बहुत खुशी होगी। पेरेंट्स कितने ज्यादा खुश हुए? जी, पेरेंट्स की सपोर्ट है, पेरेंट्स की तरफ से पेरेंट्स बहुत खुश हुए। उनकी ही सपोर्ट है, सारी टेक्निकल सपोर्ट मेरे फादर की तरफ से थी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन है, तो उसी की वजह से मुझे आइडिया था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। बाकी आपका बहुत शुक्रिया और बहुत गुड लक कि आपको स्कॉलरशिप मिला, और जो आगे आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें, और जो असल मसाइल हैं आपके शहर के आपने उनको उजागर किया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हम अगर देखें तो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के टैलेंट को बहुत बेहतर तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है, बस हम अपने मुल्क में ही उनको जो है सराह नहीं रहे होते। तो कोशिश करें कि आपको ऐसा टैलेंट नजर आए तो उसको प्रमोट करें। अभी एक विशाल ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं। आरिफ वाला की जानिब थोड़ा बढ़ेंगे। आरिफ वाला के बुनियादी मरकज़ सेहत कबूला में सहूलियात का शदीद फुकदान है। अस्पताल में अद्वियात और अमले की शदीद कमी है, जिसके बायस शहरी इलाज मुआवजे के भारी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर नजर आते हैं। अब देखें, इस सूरत हाल में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है, और वहाँ पर सूरत हाल यह है कि बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं है। सफ्तर सुखेरा वहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। हमें बताइएगा मामला क्या है, इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफ वाला के रूरल हेल्थ सेंटर कबूला में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सहूलियात का जो है वो शदीद फुकदान है। इस अस्पताल में अद्वियात की जो है वो शदीद किल्लत है। शहरी जो है वो बाज़ार की जो महंगी मेडिसन है वो ख़रीद कर यहाँ पर जो है वो इलाज मुआवजा करवाने में जो है वो मसरूफ़ है। अस्पताल का जो अमला है वो भी यहाँ पर इंतहाई जो है वो अस्पताल में अमले की शदीद शार्टेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अवाम है उसको यहाँ पर शदीद दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जो कबूला के शहरी हैं, इनके मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया है, इनको जो है वो इस मसले के बारे में जो है वो बार बार दरख्वास्तें दी गई हैं, बार बार जो है वो नोटिस में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन किसी भी ज़िम्मेदार के कानों पर जो है वो जूं तक नहीं रेंगी। अवाम को इलाज मुआवजा करवाने के लिए जो है वो यहाँ पर शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो कबूला की अवाम है, इन्होंने जो है वो मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी जो है वो इस सूरत हाल पर हंगामी बुनियादों पर नोटिस ले, और यहाँ पर जो अद्वियात की जो शार्टेज है, इसके अलावा जो अमले की शार्टेज है, उसको जो है वो पूरा किया जाए, ताकि अवाम जो है वो यहाँ पर मियारी और मुफ्त इलाज जो है वो करवा सकें।
जी ठीक है सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे जो बुनियादी सेहत की सहूलियात हैं वो बिल्कुल वहाँ पर कबूला में जो बुनियादी मरकज़ सेहत है वहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेरे ख्याल में खेल के मैदान की बात करते हैं, क्योंकि खेल के मैदानों में इस वक्त हमारे शाहीनों की ऊंची उड़ान जो है वो जारी है। पहले T20 में मेज़बान टीम को पछाड़ने के बाद ग्रीन शर्ट्स अब दूसरे मैच में भी फतह के लिए पुरुम्मीद नजर आती है। हाँ जी, T20 मैच जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा और दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले T20 मैच की बात कर लें, क्या मैच था इशाल, क्या बात है। पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की जारहाना इनिंग्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। फ़हीम अशरफ ने बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली इशाल इसके अंदर, और हसन ने फिर से एंड में आके, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कुछ खिलाड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी सारे शायद वहाँ पर सिर्फ इंजॉय करने के लिए गए हैं। पाकिस्तान जो है 189 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर चुका था। रिजवान ने 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके भी शामिल, 9 चौके तकरीबन शामिल हैं। फ़हीम अशरफ ने 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर जो है बेहतरीन इनिंग्स खेली। वो आउट हुए, बोल्ड हुए थे। उधर शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी जो है हमने पहले आपके साथ शेयर की है कि PSL जो सीज़न 6 है उसके बकिया मैचेस का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया। अब हम पहले T20 की इशाल अगर बात करते हैं ना, तो उसके अंदर जब इतना बड़ा स्कोर आ गया था तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद फ़खर जमान से ही ओपन करवा लिया जाएगा, बाबर को या रिजवान को साथ भेज दिया जाएगा। लेकिन फैसला वही किया गया कि बाबर को रिजवान को भेजा गया, जो कि स्कोर बहुत स्लो शुरू हुआ था। फिर बाबर भी आउट हो गए थे और उसके बाद फ़खर जमान को 1 डाउन भेजा गया था। खैर, हम क्रिकेट के हवाले से तो आपको बताएंगे ही। आज का मैच जब होने जा रहा है तो पाकिस्तान को क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। कुछ मौसम की बात करते हैं कि कराची के हवाले से बताया यह जा रहा है कि कराची में मौसम शदीद गर्म है। अब रमज़ान की आमद भी है। लोग ये पूछ रहे हैं कि रमज़ान ठंडा गुजरेगा या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। हमारे साथ खालिद मलिक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं इसके ऊपर। खालिद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइए, कराची का खुसूसी तौर पर पहले बता दीजिए कि मौसम इतना गर्म क्यों हो गया? वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली कराची में थोड़ी सी सी ब्रीज जो है वो कट ऑफ हो गई थी, जिस वजह से टेम्परेचर राइज कर गया। लेकिन अब कल से सी ब्रीज चलना शुरू हो गई, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और आने वाले 3-4 दिनों में टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट हो जाएगा। उसके बाद इस वीकेंड पे सैटरडे संडे को टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वो फिर दोबारा 38 तक टच कर सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आने वाले जो रमजान के दिन है उसमें बहुत अच्छा टेम्परेचर है। आपके नाइट पे सी ब्रीज चलेगी, रातें ठंडी होगी, तो थोड़ी सी गर्मी होगी, वो 11-12 बजे तक, उसके बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो रमजान जी बोलिएगा प्लीज। मैंने कहा रमजान जो कराची है और सिंध के लोग हैं उनके लिए उम्मीद है कि बेहतर टेम्परेचर्स लेके आएगा। ये तो आपने कराची वालों के लिए खुशखबरी सुना दी कि रमज़ान जो है वो खासा खुशगवार मौसम रहेगा। लेकिन बाकी अगर पूरे पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो क्या समझते हैं कि कोई रमज़ान में बारिश वगैरह की तवक्को है? मौसम जो है बाकी दीगर शहरों में भी अच्छा होगा? बिल्कुल ऐसे ही है कि कराची की तरह पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा जो वेदर सिस्टम का तसलसल है वो बरकरार है और आपके नॉर्दर्न एरियाज में रेगुलर वेदर सिस्टम आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो शूट अप नहीं हो रहे। अभी भी अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पंजाब के एरियाज में देखें तो जो टेम्परेचर्स हैं, डे टेम्परेचर्स हैं, वो नॉर्मल की तरह ही चल रहे हैं। अभी एक और रेन 18-19 को आनी है, फिर उसके बाद 20-22 को भी है। उसकी वजह से टेम्परेचर्स बहुत अच्छे जाएंगे। सिर्फ दरमियान में जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है वो जरा थोड़ा सा मुझे, क्योंकि उसमें रेनी सिस्टम नहीं है तो टेम्परेचर थोड़ा सा शूट अप करेगा। लेकिन जो लास्ट रमजान का वो बहुत अच्छा जाएगा। उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइड पे भी रेन होने के चांसेस हैं और पंजाब पूरे पाकिस्तान में रेन होगी ऑफ एंड ऑन, तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मल पे रहेगा और रमजान जो है वो भी बड़ा अच्छा और ठंडा गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बता दें कि हमने गुज़श्ता कुछ 2-3 माह ऐसे देखे कि पाकिस्तान में इन महीनों में वैसा मौसम नहीं होता जैसा मौसम रहा। हमने देखा धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती रही, फिर फेब जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मार्च की सूरत हाल भी ऐसी रही। अप्रैल आप समझ रहे हैं कि वो वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तान में अप्रैल गुजरता है, कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीछे आप देखें ना, अच्छा खासा आपका ड्राई स्पेल रहा, उस ड्राई स्पेल की वजह से आप पेन नहीं। अब जो है वो आने वाले जो ये अप्रैल है या मई है, इसमें फिर वही सिस्टम शुरू हो चुके हैं जो पाकिस्तान पे को अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से इन एरियाज में रेन होती है। तो अब नॉर्मल हर चीज नॉर्मल चल रही है, रेन भी ऑफ एंड ऑन हो रही है, टेम्परेचर्स भी नॉर्मल पे हैं। इस टाइम कोई
ऐसी सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आ रही जिसके बारे में हम ये कहें कि कोई वेदर में आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है। तो खालिद मलिक साहब, ये वाला हफ्ता आप कैसा गुजरवा रहे हैं? हमारा समझे हम कि गर्मी ही रहेगी या कोई बारिश की तवक्को है, कोई ठंडी हवाएं चलेंगी? नहीं, बिल्कुल बारिश भी है। जैसे मैंने कहा कि इस वीकेंड पे सैटरडे संडे को रेन है, जो कि नॉर्दर्न एरियाज में पंजाब के जो बालाई एरिया है या सेंट्रल एरिया है वहाँ पे ऑफ एंड ऑन रेन हो सकती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद मलिक साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और आपने अच्छी सुनाई कि रमज़ान जो है वो अच्छा गुजरेगा, खुशगवार मौसम होगा, कुछ ठंडा होगा, बारिशें भी होंगी। तो आप लोग जो है ना तैयार हो जाएं, जम के रोज़े रखें, अल्लाह बाकी मौसम जो है आपके लिए बेहतर कर देगा। अच्छा, हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो इरफान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम इरफान से क्रिकेट के ऊपर बात भी करेंगे कि क्रिकेट की सूरत हाल दूसरे मैच के हवाले से खुसूसी तौर पर वो क्या देख रहे हैं, पहले मैच में हमने जो गलतियाँ की उनको किस तरीके से दुरुस्त करने की हमें ज़रूरत है, क्या हमें अब सोचना है फ़खर जमान को वापस ऊपर लेके आएँ और उस हवाले से देखा जाए कि शर्जील को भी टीम में जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नीचे हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारी बॉलिंग जो है उसने इतना ज़्यादा जो स्कोर है विशाल वो भी खा लिया था। तो हमें ये थोड़ी सी चीज़ें और मेरे ख्याल में बाकी खिलाड़ी चंद एक के अलावा बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है उस पर भी हमें बात कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जो PSL वाला मामला है उस पर हमने एक बात तो की है कि PSL बहुत बेहतर चीज़ है कि पाकिस्तान ने जून के अंदर अनाउंस कर दिया है कि बकिया मैचेस जून के अंदर जो है मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना है कि हॉल ऑफ फेम का जो है ऐलान कर दिया गया है PCB की जानिब से, क्या उसके अंदर किसी के साथ ज्यादती तो नहीं होगी? या लोग कुछ बात कर रहे थे कि शायद शुरू में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनके अंदर एक दो तब्दीलियां कर दी जाती तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। इस पूरी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि PSL होने जा रही है, लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि PSL फाइनली होने जा रही है। जो मैचेस मुलतवी हुए थे वो अब रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। इस हवाले से तो हम लोगों ने आपको बताया भी, और शायकीन क्रिकेट के हवाले से भी बात हो रही थी, क्या वो स्टेडियम में जाके खेल सकेंगे या देख सकेंगे? इरफान अब मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहला मैच पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्या कमियां कोताहियां थी? हम मैच तकरीबन हार चुके थे। सबसे पहली चीज़ ये कि बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। आल्दो के लास्ट स्पेल हमने थोड़ा बेहतर किया, लास्ट 3 ओवर उनको कर्टेल कर लिया। एक 200 प्लस नहीं हुआ, अगर 200 प्लस होता, जैसे उनके कैप्टन क्लेसन ने भी कहा कि अगर 200 से प्लस होता तो हमारे लिए ये गेम इजली हम जीत जाते। तो बॉलिंग को देखना पड़ेगा। हमारे तमाम बॉलर्स हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है। पैचेस में तो अच्छी बॉलिंग होती है, पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूँगा शहीन शाह का। हम देखते हैं किसी मैच में वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर देते हैं, बट किसी मैच में बहुत ज़्यादा रन्स भी ले लेते हैं। इसी तरह हारिस रऊफ की भी बात करें, वो भी एक पैचेस में अच्छी बॉल करते हैं, किसी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी तरफ भी नजर नहीं आ रही। हारिस का एक प्रॉब्लम इरफान आपको भी ये महसूस होता है कि फील्डिंग आपने ऑफ साइड पे लिया, गेंद आपने लेग पे फेंक दिया, अगर आपने लेग पे ले लिया सारा तो आपने ऑफ पे गेंद फेंक दिया, आपको भी महसूस होता है कि बस ऑब्वियसली चले एक चीज़ हम दे सकते हैं इनको मार्जिन के, जो फास्ट बॉलर होता है ऑब्वियसली जिसने विकेट टेकिंग बॉलर होता है उसको रन्स भी पड़ते हैं, बट इतने नहीं पड़ने चाहिए कि आपकी गेम अवे हो जाए। ठीक है ना, उसमें फिर ये आपका एक बॉलर का ऐसा रोल जरूर होना चाहिए कि चले विकेट टेकिंग की तरफ जा रहा है, बाकियों को कर्टेल भी करना चाहिए। अगर आपके 2-3 मेन बॉलर ही रन्स देना शुरू कर देंगे, वो बहुत ज्यादा रन्स आएंगे, तो फिर ऑब्वियसली दूसरी टीम आप पे हावी होती है। और मुझे लगता है कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो उनके जो अच्छे खिलाड़ी थे वो तो खेल ही नहीं। मैं यही बात करना चाहेगा, बी टीम के साथ अगर इतना स्कोर हो रहा है तो फिर आपको जरूर एक वरी साइन है कि क्या रीजन, क्या क्या चीजें आप मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकती थी अगर टीम। जी बिल्कुल, इवन हम तीसरे मैच में भी बात कर रहे थे कि अगर उनकी फुल स्ट्रेंथ खेलती, जैसे हमने 320 किया तो 28 रन से सिर्फ पाकिस्तान जीता, बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। आल्दो के हम जीत गए, बट फिर भी आपका मार्जिन बड़ा होना चाहिए था। उनकी बी टीम खेल रही थी। हमारी तो हमेशा स्ट्रेंथ भी बॉलिंग ही रही है, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ हमें कुछ खास नजर नहीं आ रही। क्या हमारी सिलेक्शन में कुछ गलती है? हमें जुनेद कहीं पर नजर नहीं आ रहे, आमिर वाला जो मामला हो गया वो भी हमने देखा। क्या हमने अपनी कुछ गलतियां कर ली जिसकी वजह से बॉलिंग जो है बहुत ज्यादा यंग हो गई? नहीं देखें, आपकी बात भी वैलिड है कि हमारे जो लड़के हमने प्रिपेयर किए इतने सालों से, ओवर द ईयर हम जुनेद को लेके चले, आमिर को वापस आए, वहाब को लेके आए, तो आउट ऑफ वो हम बिल्कुल ही एक ऑब्सोलीट कर देते हैं, उनको स्ट्रक्चर से ही आउट कर देते हैं कि हमें वो कहीं नज़र नहीं आते। ये तो हम 3-4 साल में देखते हैं तो बहुत बड़े ज़्यादा नाम है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, 13-14 बॉलर हैं जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के लिए खेले और फिर अब वो नज़र नहीं आ रहे। तो इसी तरह बैटिंग के अंदर बैटिंग लाइन की बात करें हम तो 3 या 4 खिलाड़ी हमारे सिर्फ हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके अलावा बाकी क्या खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं गए? सही कह रही हैं आप। उस पर देखिए, सबसे पहले बात जैसे अब इंट्रो में बात कर रहे थे कि
फ़खर अगर खेलते हैं या शर्जील अगर टीम के अंदर हैं तो इनको मस्ट खेलना चाहिए। आपकी विक्ट्री कभी भी आपको ओवर शेडो नहीं करती चाहिए कि आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि हमने क्या मिस्टेक की। आप विक्ट्रीज़ के अंदर भी देखते हैं कि हमारे लूप होल किधर है। सबसे पहले तो ये हर जगह पे जो पूरे सोशल मीडिया भी इवन तो बात कर रहा है, वो ठीक बात कर रहा है कि शर्जील और फ़खर आपके दोनों ओपनर एक ऐसे ओपनर हैं। पहले तो आपने फ़खर को डाला ही नहीं था। पहले तो सबसे पहले ये मैनेजमेंट ये सोचे कि इन्होंने तो T20 में डाला नहीं था। आपके तो उसकी परफॉर्मेंस ODI में बहुत आउटस्टैंडिंग होगी तो अच्छा आपने इंडक्ट कर लिया, फिर वो भी आपके पास एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, ठीक है। तो अब आपने जब इंडक्ट कर लिया तो आप उसको हटा बाहर बैठा नहीं रहे। तो आप तो पहले क्लियर स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप तो उतरे, फिर आपने T20 के लिए स्पेशलिस्ट जो है वो शर्जील था, अब आप उसको खिला ही नहीं रहे। फिर तीसरा ये है कि आपका बाबर आजम जो है वो स्ट्राइक रोटेशन वाला प्लेयर है। अगर आप वो ओपन पे आ जाएंगे, इधर आपको सेल्फिश नहीं होना। बाबर को, हमें मिसबा की जो मेंटालिटी है वो सबको पता है कि वो थोड़ा ऑब्स्टिनेट स्टेट ऑफ माइंड के प्लेयर भी थे, कैप्टन भी थे और कोच भी है। वो जो चीज़ें सोच लेते हैं उससे वो बिल्कुल डेविएट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही इधर बाबर को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा कि वो अपने लिए नहीं खेल रहे, ये उनकी पाकिस्तान की टीम है और वो उसके कैप्टन है। उनको प्लेयर्स को बनाना भी पड़ेगा, जैसे बाबर को बनाया गया। सरफराज और मिकी आर्थर ने बाबर को बनाया, उनको नंबर 3 का स्लॉट दिया और बाबर पहले नंबर 3 पे खेलते भी रहे। और मेरा आई स्टिल बिलीव कि उनके तीनों फॉर्मेट के लिए नीचे आना ठीक है, तीसरा नंबर भी कोई ऐसा मसला नहीं बाबर के लिए। और शर्जील जैसा प्लेयर अगर ओपन करता है उसके साथ तो बहुत अच्छा। फिर अब प्रॉब्लम, जो असल प्रॉब्लम है वो मेरी नज़र में बाबर का नहीं है, रिजवान का है कि रिजवान भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। वो आपको कहीं देखना पड़ेगा क्योंकि रिजवान को इन्होंने 8-10 मंथ ये प्रिपेयर किया, पावर हिटिंग डेवलप की, दायरे का इस्तेमाल करना सिखाया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब उसको कैसे हटाया जाए या किसको उसके साथ खिलाया जाए, तो ये एक देखने वाली चीज़ है। अच्छा इरफान, हमें ये बताएं कि हमने रिजवान को भी 6 ओवर जो पावर प्ले था उसको यूटिलाइज करता हुआ गुज़श्ता मैच में नहीं देखा है। फिर हम हैदर अली को जहाँ पर नीचे लेके आए हैं, क्या खूबसूरत जितने शॉट्स खेले वो आउटस्टैंडिंग शॉट्स थे पूरे मैच में। वैसे शॉट पाकिस्तान ने नहीं मारे हैं जो हैदर ने मारे हैं। हैदर की पोजीशन यही बनती है T20 के अंदर। जी अभी जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है उसमें तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ऊपर आपके पास काफ़ी नाम इकट्ठे हो गए और वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको भी किसी को भी नीचे नहीं कर सकते। मेरा अगर पर्सनली जो मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, मेरे ख्याल में अभी भी मेरा मानना ये है कि रिजवान जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करते, जैसे आपने बात की, वो दायरे का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा जिस तरह का क्रिकेट चलती चली जा रही है। T20 में करना चाहिए। हाँ T20 में करना चाहिए। इवन देखें ना आप किसी भी ऑस्ट्रेलिया की देख ले, न्यूजीलैंड की देख ले, तो उनका तो बड़ा सिंपल स्टेट ऑफ माइंड होता है कि 210 या 20 एग्जैक्टली एक 70-80 की क्रिकेट भी नहीं अब हो रही। अगर आप पाकिस्तान अभी एक 70-80 की क्रिकेट का खेल रहा है या मैक्सिमम 190 तक की खेल रहा है। आपने देखा हमने चेज भी बड़ी मुश्किल से लास्ट बॉल पे तकरीबन जाके किया। तो आपका तो क्लियर स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि हम 210 220 तक खेलेंगे। अगर आप 210 या 220 का टारगेट अपने माइंड में लेके चल रहे हैं तो फिर आपको शर्जील इंडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने 170 180 की क्रिकेट को रख के सामने फिर खेलना है तो फिर आपका देख रहे हैं शर्जील को वापस आते हैं, आज भी वो बेंच पे बैठेंगे। बेंच पे बैठेंगे। ये मिसबा नहीं चाहते। ऑब्वियसली मिसबा की अप्रोच है, जिस तरह उन्होंने इधर पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया था कि ये जब तक अपना वेट लॉस नहीं करेगा, फिटनेस ठीक नहीं करेगा, मैं नहीं इसको खिलाऊंगा। क्योंकि मिसबा ने पहले भी इसको डिमांड नहीं किया था, मिसबा ने फ़खर को डिमांड किया था। तो वो तो चीफ सेलेक्टर ने इनको इंडक्ट कर दिया, फिर उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाली, उनको भगाया जा रहा है, सारा कुछ किया गया। कई वीडियोज़ भी आपने देख ली उस हवाले से। तो मेरा ख्याल है इसको नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान ये आज का मैच जीत जाता है और होपफुली मेरा ख्याल है जीतेंगे, फिर तीसरे या चौथे मैच में वो जो तनकीद इतनी ज़्यादा हो रही है कि लेके गए वो खिलाया नहीं जा रहा, फिर वो मैच में चांस देंगे। हफीज़ के हवाले से हमें बताएं कि हफीज़ बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हमने हफीज़ को पहला ओवर सबसे अच्छा करते हुए देखा, फिर हमने इमाद को ही देखा कोई अच्छा ओवर करते हुए। इमाद तो हमारे पास है नहीं, हफीज़ के ऊपर पाबंदी भी नहीं है, शायद मेरे इल्म में नहीं है। हफीज़ को हम ओवर क्यों नहीं करवा रहे? हफीज़ खुद नहीं करना चाह रहे। पिच इतनी अच्छी थी, बॉलर अगर कोई स्पिनर होता हमारे पास जो कि हफीज़ मौजूद थे, 4 ओवर अच्छे गुजार सकते थे। देखिए मोहम्मद हफीज़ के रिगार्डिंग मेरी उनसे कई दफ़ा बात होती रहती है। बड़ा डिलेमा है कि वो जो चीज़ें करना चाहते हैं वो उनको अलाउ नहीं की जाती। वो ODI खेलना चाहते हैं, रिटायरमेंट ले ली, दुनिया को पता ही नहीं है जी। वो उन्होंने परसों चौथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि जी मैं तो वाइट बॉल क्रिकेट में अवेलेबल हूँ, मैं तो ODI में भी अवेलेबल हूँ, मुझे यूज़ करे। इसी तरह बॉलिंग के लिहाज से भी वो कहते रहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नेट पे बॉलिंग करता हूँ, मेरे से क्यों नहीं करवाई जाती। PSL में भी उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन नहीं समझता तो मैं क्या करूँ। मेरा भी मानना ये था कि जिस तरह आपके बॉलर्स को हिटिंग हो रही थी, आप साउथ अफ्रीकन कभी भी स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, तो आपको ज़रूर चांस लेना चाहिए था। एक या 2 ओवर का चांस लेते। देखिए T20 गेम ही चांस का है। आपके अगर किसी बॉलर की पिटाई हो रही है तो आप डेफिनेटली चांस लें।
और चांस लेके फिर आप देखें कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो। ऑब्वियसली अगर लेट्स सपोज उनको हिटिंग होती तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन थी, आपके पास 6 बॉलर थे। हो रही थी, शाहीन को हो रही थी, उस्मान को हो रही थी, हारिस को। हाँ जी, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। आप ओवरऑल क्रिकेट को अगर हम देखें, क्या समझते हैं कौन सी खामियां हैं हमारी बैटिंग लाइन में, हमारी बॉलिंग लाइन में, जिसको हमें बेहतर करने की जरूरत है कि हम बेहतर करके इससे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखिए, बड़े टाइम के बाद हमें T20 के अंदर अपनी बैटिंग बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, और बैटिंग की अच्छी चीज़ ये है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो बैटिंग के लिहाज से तो T20 में इशू एज सच नहीं है, हमारे पास अच्छे लॉट हैं, बड़े नाम बाहर भी बैठे हैं। बॉलिंग के अंदर भी हमारे पास नाम तो अच्छे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, लेकिन हमारा कई दफ़ा मैं और हमजा बात करते रहे कि वहाब और आमिर का होना बहुत मैंडेटरी है अगर आप वर्ल्ड कप को सामने रख के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर ये बच्चे आल्दो के ये 2-2.5 साल से स्ट्रक्चर के अंदर है, बट ये उस तरह का प्रेशर अभी नहीं ले सकते। हमने देखा है कि जब हिटिंग होती है तो ये पैनिक कर जाते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको आमिर या वहाब जैसे बॉलर चाहिए जो आपको रिवर्स स्विंग दे, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर, भारतीय कंडीशन के अंदर आपको रिवर्स स्विंग वाले बॉलर चाहिए। बिल्कुल ऐसा। ये भी कर लेते हैं, इसमें ऐसे कोई शक नहीं, बट प्रेशर को हैंडल करना, पैनिक ना होना, इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये दोनों प्लेयर को आपको साथ रखना चाहिए। शाहीन की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर एक फैक्टर अब बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि शाहीन को तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा, हर खिलाड़ी को रेस्ट मिल रहा है सिवाय शाहीन के, और फास्ट बॉलर को इस उम्र के अंदर तो रेस्ट मिलना चाहिए। फिर अब उधर से वापस आएंगे, जिम्बाब्वे उन्होंने खेलना है, जिम्बाब्वे खेल के वापस आएंगे, यहाँ पर उन्होंने PSL खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो इस सूरत हाल में शाहीन को हम रेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? हम उनको इंजर्ड करना चाहते हैं? देखें, PSL में भी ये बात हमने बहुत की कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको 2019 से कंटिन्यूसली 2 साल से हम खिला रहे हैं, और तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, लीग क्रिकेट खेल रहा है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आपको पैचेस में रेस्ट दे सकते हैं, आप उसे क्रंच गेम खिला लें, दूसरे मैच में उसको रेस्ट दे दें। जैसे ये T20 में उनकी हल्की साइड थी, आप इजीली T20 में उनको रेस्ट दे सकते थे। आपके पास स्नैन अवेलेबल है, उसको खिला लेते, आपकी बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है। तो आपको इस तरह पैचेस में रेस्ट दे के आपको क्रंच गेम आगे खिला लिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था कि शाहीन को हम नहीं खिला रहे, रेस्ट दे रहे हैं। तो आपको इस तरह करना पड़ता है, अपने एसेट को हमेशा बचाना पड़ता है। तो अब आपने देखा कि उनकी बॉलिंग के अंदर भी एक एंगरनेस भी नजर आ रही है आपको, जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड जिसे कहते हैं। तो वो ऑब्वियसली बॉडी का पार्ट भी हो सकता है कि आपकी बॉडी जब लेथार्जिक होती है, आपके अंदर वो एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो फिर आपको गुस्सा तो कहीं निकालना ही ना आपको, तो वो भी एक उसी का पार्ट लगता है। बट ये एक जो थिंक टैंक है उनको सोचना चाहिए कि हमारे कौन कौन से एसेट हैं, और रोटेशन पॉलिसी इनकी है ऑन पेपर्स अगर देखा जाए तो ये इसका पार्ट ये बना चुके हैं कि हमने जो लड़के हैं इनको रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाना है। बट आपको मैंने मेंटेलिटी मिसबा की बताई, वो बड़ी ऑब्स्टिनेट किस्म की, बड़ी रिजिड एक वो मेंटेलिटी के साथ जाते हैं, जो पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं, उससे वो हटते नहीं है, फिर वो चलते हैं। हमारे पास इरफान PCB हॉल ऑफ फेम है, 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। हनीफ मोहम्मद है, इमरान खान है, जावेद मियादाद हैं, ज़हीर अब्बास हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनुस हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं जी। आपको लगता है कि इसमें फजल महमूद की गुंजाइश मौजूद थी या किसी और खिलाड़ी को शायद पहले शामिल कर लिया जाता? क्योंकि इस पे कुछ एतराज़ात आ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आपको लगता है कि यही थे, इनको ही करना चाहिए था? ये तो इन्होंने ऐसे अनाउंस किया कि जैसे यही करने आगे यानी हॉल ऑफ फेम आना। देखो, आपने अनाउंस किया कि हमारे अक्टूबर में अनाउंस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली आपने जैसे बड़ा सही नाम लिया, फजल महमूद का उनका ज़रूर होना चाहिए था, इवन कारदार का भी आप अनाउंस कर सकते थे। तो इनको कुछ प्लेयर जो थे उनको आप लेटर ऑन उसमें ले आते, लेकिन आपने तो वो सारे तक कवर कर दिया, सारे ही कवर कर दिया, पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट को कवर कर दिया। अच्छा, PSL का शेड्यूल भी अनाउंस जैसे कि हो गया है, अब जनवरी में होने जा रहा है, गर्म महीना हम लोगों ने चुना है, इसके लिए हमें विंडो ही कहते हैं कि जी जून की मिली है। अब हम क्या देख रहे हैं आपके आगे PSL को किस तरीके से होता हुआ देख रहे हैं? शायकीन क्रिकेट की बात कर ली जाए तो क्या वो स्टेडियम में जा पाएंगे, और इंटरनेशनल खिलाड़ी क्या आ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि विंडोज़ के अलावा थी कोई नहीं इनके पास। कितनी क्रिकेट हो रही थी, अभी आपको पता होगा कि जो हमारा एशिया कप है वो भी मुलतवी हो गया। ठीक है, पहले भारत की अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब पाकिस्तान उसमें बिजी हो गया तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। बट मेरा स्टिल मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपकी कोई भी लीग हो, भारत ने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, कि लीग क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर हावी होती चली जा रही है। चैंपियनशिप की वजह से भी तो वो खतरे में ही था। वो भी था, लेकिन उनका था कि कुछ प्लेयर थे बाकी ODI के डिफरेंट थे। पहले वो इस तरह की बात हो रही थी, लेकिन उनकी तरफ से भी इंडिया कर रहा था कि हम मेन प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे। तो ठीक है, वो ओवरऑल इवन उन्होंने भी अपना स्ट्रक्चर चेंज की ना, कि IPL का भी। अभी जब से हम लास्ट मैच में बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया कि आपकी IPL के लड़कों को भेज दिया, इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं। तो ये टीमें जो हैं वो अजीब एक डगर पे चलना चाह रही है, पैसों की दौड़ में लग गए हैं सारे, बोर्ड भी
और प्लेयर्स भी, कि वो अपने कंट्री की जो रिस्पेक्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको छोड़ के वो लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हॉल ऑफ फेम के साथ साथ ये PSL की बात करें तो PSL का जैसे हमने कहा कि ये विंडो यही बनती है, गर्मी होगी, ह्यूमिड वेदर होगा, कराची का सब मालूम है। मोस्टली मैचेस 90% हमारे नाइट को ही हैं, 10 बजे शुरू होगा, लेट नाइट होगा, और उससे पहले अगर बात करें तो डे के 2-3 मैचेस हैं, प्रॉब्ली वो 5 बजे होंगे, वो मुश्किल मैचेस होंगे। नाइट में ये है कि थोड़ा विंडी एटमॉस्फेयर होता है कराची में, तो एक बेहतर हो सकता है, बट देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले मेरा मानना ये है कि PCB को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए, जितने लूप होल हुए, जितने जो भी कल्प्रिट थे उनके नाम निशानदेही करनी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए नेशन को, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड था, कमोडिटी थी। अगर वो किसी जगह पे डिस्टर्ब हुआ है तो वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि वो सबके लिए एक मिसाल बने कि ये हमने मिस्टेक की और इस तरह रेक्टिफाई किया जा रहा है। आपने लास्टली वो क्राउड का पूछा, क्राउड का मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब जो इंग्लैंड की कंपनी बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर करेगी वो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो आपको किसी को पास भी नहीं आने देंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो सिनेरियो बन गया क्राउड इतने सख्त बायोसिक्योर बबल के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ी हमें उसी तरह आते हुए नजर आएंगे जिस तरह हमें PSL का जो हकीकी सीजन शुरू हुआ था तब आए थे, या कुछ कम हो जाएगा? इसमें भी पैसों की गेम है ना, कि आपने बेसिकली तमाम जो प्लेयर्स थे उनको पूरी पेमेंट नहीं की। ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि आप उनको पार्शियल पेमेंट करते हैं। आप उनको एकदम पहले एडवांस में पेमेंट नहीं देते, कि एडवांस में दे देते पेमेंट तो शायद कोई भी ना आते। तो अब इन्होंने ये है कि इनको पहले हाफ पेमेंट की थी, अब रिमेनिंग पेमेंट की लालच भी है। दूसरा हो सकता है कि अगर कोई प्लेयर रिलक्टेंट होंगे तो आपको कुछ एडिशनल पेमेंट भी देनी पड़ेगी, वो करके किया जा सकता है। जैसे शायद आपको याद होगा जिम्बाब्वे एक दफ़ा आई थी शुरू में सबसे पहले, तो वो मैचेस के दौरान उन्होंने कुछ मसला हो गया तो फिर इन्होंने एडिशनल पेमेंट की। तो ये सारे प्लेयर पैसों पे चलते हैं, पैसे देते जाएंगे तो प्लेयर आते जाएंगे। आज कोई पाकिस्तानी टीम के अंदर जो तब्दीली होनी चाहिए या कोई हो रही है, ये दोनों चीजें हमें बता दें, और कौन जीत रहा है? होते हुए तो नजर नहीं आ रही, सेम टीम के साथ जाएंगे, बट मेरा ख्याल है कि आपको शहीन शाह को रेस्ट देना चाहिए और एटलीस्ट फखर को ऊपर खिलाना चाहिए। मुझे नजर नहीं आ रहा कि शजील को आज का मैच भी खिलाएंगे, मेरा ख्याल है नेक्स्ट गेम में शायद चांस दे। मैच जीता हुआ देख रहे हैं आप? हाँ, वो मुझे उम्मीद है कि आज, लेकिन जीतना आपको अच्छे मार्जिन से चाहिए, इतनी क्लोज गेम के साथ आपको फंस के मैच नहीं जीतना चाहिए, इजीली मैच जीतना चाहिए। पहले बैटिंग बेहतर रहेगी पाकिस्तान के लिए या चेज भी है पाकिस्तान? अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तान ने अच्छी डेवलप की, जो अच्छी चीज़ होनी चाहिए उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि एक इस शेल से बाहर निकली है, कि अब हम खुद से चेज की तरफ जा रहे हैं। एक पूरा जो एक टैग था हमारे ऊपर कि वी आर नॉट गुड चेजर, ये एक बड़ी अच्छी खुशहाइन चीज़ है कि हम चूज़ कर रहे हैं कि वी हैव टू डू चूज़। ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से एक बड़ा अच्छा साइन है। हमने ODI में भी ये अप्रोच देखी, T20 में भी देखी, क्या हो जाता है, ठीक है आप कुछ गेम हारते भी हैं, नो प्रॉब्लम, एक आप एटलीस्ट उससे बाहर तो आए कि कितना शेल के अंदर एक एम्बेड आपने बना लिया है, हम तो चेज ही नहीं कर सकते, वी आर नॉट गुड चेजर, और एक हिस्ट्री हमारी बड़ी इसमें वेड रही है, बुरी रही है, तो वो एक अच्छा साइन है कि हम चेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर चेज की वो एक पार आप जनरेट कर रहे हैं तो करते चले जाए। स्ट्रेंथ है। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए और हमने इसके ऊपर बात की। उम्मीद आज भी पाकिस्तान जो है बेहतरीन खेल पेश करेगा और जो कोताहियां हमने की थी उन पे काबू पाने की कोशिश करेंगे, और एंड पे जब जीत जाते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक ही लगना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ हम भूल जाते हैं जब हमारी टीम जीत कर वापस आती है। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।